नमस्कार दोस्तों, यूनिक स्टोरी टेलर पर आपका स्वागत है। यहाँ विभिन्न प्रकार की कहानी मिलता है। इस कहानी के सारे पत्र लेखक की कल्पना मात्र है। एजमी 18 जोड़ कंटेंट हो सकता है। ये कहानी केवल वॉइस के लिए है। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करे। चले आप कहानी पर चले। द नेग्लेक्टेड डॉटर्स राइज शील्डेड बाय हर ब्रदर्स। अध्याय 71। बहुत विचलित। हेन्स ने एलिसन और चार्ल्स को कभी लड़ते नहीं सुना था। ये पहली बार था, इसलिए उनकी निजता का सम्मान करते हुए हेन्स ने दालान के अंत में एक जगह ढूंढ ली। हिस्ट। जब चार्ल्स कमरे से बाहर निकला तो हेन्स की नजरें अचानक उठ गईं। चार्ल्स ने झुंझलाहट में अपने बाल बिखेरे, फिर देखा कि वह कोने में आराम से झुका हुआ है। दोनों व्यक्ति एक दूसरे को बिना कुछ कहे देखते रहे। फिर चार्ल्स ने गहरी सांस ली। बिना एक शब्द कहे चार्ल्स और हेन्स बगीचे की ओर बढ़ गए, मानो वह एकमात्र जगह थी जहां वे इस समय बात कर सकते थे। आज का दिन। चार्ल्स ने सिरदर्द कम करने के लिए अपनी भौहों पर हाथ फेरा। एलिसन सबको खुश करने के लिए नीना को अपने पास रखना चाहती है। हेन्स ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और केवल फूलों को देखता रहा। कोई जवाब न सुनकर चार्ल्स ने उसकी तरफ देखा और आह भरते हुए कहा, मैंने उसे मना कर दिया था। मुझे पता है। क्या तुमने हमारी बात सुनी? नहीं। हेन्स के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन उसकी शांत लेकिन सख्त आवाज में यकीन था। अगर ऐसा है तो मुझे लगता है कि बेनेट परिवार को एक नए मुखिया की जरूरत है। जेनिफर एनिस्टन्स IVF बैटल शी केप्ट क्वाइट फॉर years. Her beauty adds by pub future. चार्ल्स ने भौहें चढ़ाईं, लेकिन वह हेन्स को समझ सकता था। बड़े होते हुए चार्ल्स और हेन्स की हमेशा इस हद तक तुलना की जाती थी कि लोग चाहते थे कि वे एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करें। एक समय तो चार्ल्स ने हेन्स को अपना प्रतिद्वंदी भी मान लिया था, क्योंकि हेन्स वाकई एक असाधारण व्यक्ति थे जो पूरे परिवार का मुखिया बनने के योग्य थे। शुक्र है कि उस दौर के बावजूद दोनों इतने परिपक्व हो गए कि उन्हें एहसास हो गया कि वे दुश्मन नहीं हैं, बल्कि वे एक दूसरे के सबसे मजबूत सहयोगी हैं। यही वजह थी कि चार्ल्स ने हेन्स को अपनी अंतर्राष्ट्रीय शाखा का संचालन करने के लिए नियुक्त किया, जिसका पद लगभग उनके जैसा ही था। माता पिता बनना बहुत मुश्किल है, चार्ल्स ने बार बार आह भरते हुए कहा। एलिसन और मुझे बहुत सोच विचार करना पड़ा और सोचना पड़ा कि क्या हम जो कर रहे हैं वह सही है। हम हमेशा खुद से पूछते हैं, क्या वे इस आदत या घटना को भविष्य में एक आघात के रूप में अपने साथ रखेंगे? उसकी आंखें झुक गईं और उसके होंठ झुक गए। हम अपने बड़ों द्वारा दिए गए दुखों को खुद झेल रहे थे, लेकिन साथ ही हम जानते थे कि उन्होंने जो किया वह सिर्फ हमारे भले के लिए किया। इसलिए अली और मैं जितना हो सके उन्हें पूरा प्यार और समझ देना चाहते हैं। चार्ल्स रुककर उन अच्छे पुराने दिनों के बारे में सोचने लगा। उन्होंने कभी भी खुद को परफेक्ट होने का दावा नहीं किया, लेकिन जब तक नीना बीमार नहीं हुई और उन्हें सच्चाई का पता नहीं चला, तब तक उसे हमेशा ऐसा लगता था जैसे वे जिस अंडे के छिलके पर चल रहे थे वह पतला हो गया है। बात सना की नहीं थी, बल्कि यह थी कि वे भी उसे खुश रखना चाहते थे, बिना अपने दूसरे बच्चों को अलग थलग महसूस कराए। लेकिन इसके साथ इसने इस जोड़े को सचमुच चुनौती दे दी। अजीब बात है, उस बहस के बाद अब मैं काफी हल्का महसूस कर रहा हूँ, चार्ल्स ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा। मैं इस बात से ज्यादा तनाव में हूँ कि ऐसा हुआ, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो शायद मैं भूल जाता कि मैं घर का मुखिया हूँ। इस बार हेन्स ने धीरे से अपनी नजरें फूल से हटाकर अपनी ओर घुमाई। बटलर जेन ने मुझे बताया कि सना पहले से ही हमारा इंतजार कर रही थी ताकि हमें बता सके कि वह अपनी आंटी को मनाना चाहती है कि वे नीना के जाने में देरी करें। चार्ल्स ने भौहें सिकोड़ी। उसने ऐसा कहा। वह लड़कों के बारे में सोच रही थी, हेन्स ने संक्षेप में कहा, क्योंकि चार्ल्स को बस इतना ही समझ आ गया था कि पूरा मामला क्या है। मुझे खुशी है कि तुम अब भी नीना को दूर भेज रहे हो। हेन्स, क्या तुम अब भी उस बात पर अड़े रहोगे? चार्ल्स ने भौहें चढ़ाईं। नीना ने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया। उसने मेरे साथ कुछ किया है। क्या? इस परिवार में परेशानी पैदा करो। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। हेन्स, नीना ने नहीं किया। तुम मूर्ख नहीं हो चार्ल्स। तुम मूर्खों जैसा व्यवहार कर सकते हो, लेकिन तुम और मैं जानते हैं कि तुम यह मानने को तैयार ही नहीं हो कि जिस बेटी को तुमने पाला है वह ऐसा कर सकती है। उसे अपने किए की गहराई समझ आए या ना आए, लेकिन वह मेरी भतीजी नहीं है। हेन्स ने चार्ल्स को और नहीं बख्शा, क्योंकि अब इस बात का सामना करने का समय आ गया था। जैसा कॉटेज सही कह रही है, एक अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं दे सकता और एक बुरा पेड़ अच्छा फल नहीं दे सकता। चार्ल्स ने अपना मुंह खोला, लेकिन अंत में उसकी आवाज गले से नीचे उतर गई। नीना बस तनाव में है। उसकी नजर धीरे से घास पर पड़ी और वह कड़वाहट से मुस्कुराया। अगर उसकी हालत ऐसी हुई तो यहाँ गलती उसकी नहीं, हमारी है। इस बार हेन्स ने एक शब्द भी नहीं बोला, क्योंकि उसे सच में इसका सही जवाब नहीं पता था। उसने अपना सिर पीछे झुकाया और आसमान की ओर देखा। यही कारण है कि मैं बच्चे नहीं चाहता। अगर वे सना नहीं थे तो शायद वह अपवाद कर सकता था। काश हेन्स एक और सना खरीद पाता। सना को अपने प्यारे पालतू जानवरों की संगति से दिल की शांति मिली और इससे वह थर्सडे गाय की और भी आभारी हो गई। उसी ने उसे चुन चुन का ख्याल रखने के लिए कहा था। अगर वह न होता तो शायद उसे पता भी न चलता कि उस झाड़ी में एक बिल्ली है। अब सोचती हूँ तो लगता है वो बहुत बीमार है। हमेशा उसने चुन चुन की तरफ देखते हुए बुदबुदाया।
चुन बोलो, क्या तुम्हें लगता है कि वो जानलेवा बीमारी से ग्रस्त है? जैसे ही यह प्रश्न उसकी जुबान से निकला, अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। हम, कौन है? उसने आंखें उठाकर देखा तो दरवाजा खुला था। 2024 के ऐतिहासिक क्षण इतिहास की किताबों में दर्ज होंगे। बड़ा टाइटेनोबॉया एनाकोंडा कौन सा सांप है? कौन से उपचार सुरक्षित रूप से रंजकता को कम कर सकते हैं? स्लेटर ने अंदर झांककर उसे ढूंढा। उसका बिस्तर खाली था, साइड टेबल पर रखी ट्रे में कुछ भी नहीं था, और वह स्टडी डेस्क पर भी नहीं थी। जब उसकी नजर जमीन पर पड़ी तो उसका चेहरा तमतमा गया। वहां फर्श पर कंबल ओढ़े सना पड़ी थी। उसकी कल्पना में तुरंत एक इल्ली की छवि उभर आई। उसके चारों ओर उसकी बिल्ली और मेढक थे, जबकि वह अनजान जीव अभी भी पिंजरे में मूंगफली खा रहा था। उसके पास एक बिल्ली, एक मेढक और एक अनजान जीव है। क्या अब उसे कीड़ों में भी दिलचस्पी है और वह देख रही है कि कीड़ों का होना कैसा लगता है? स्लेटर ने अपने होंठ दबाते हुए कहा, क्योंकि उसे उसके जानवरों के साम्राज्य में एक और अशुभ घटना का अंदेशा था। स्लेटर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? स्लेटर के मूर्खतापूर्ण विचार उसके प्रश्न पर रुक गए। ओह सना, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? जरूर, मैं कर सकता हूँ। हम, सना ने सिर हिलाया, लेकिन मैं टियाना और चुन को नहीं छोड़ रही। स्लेटर अवाक रह गया। मैं यहीं रहूंगा। उसकी गोल आंखें झपक रही थी जब वह उसके इरादे जाहिर करने का इंतजार कर रही थी। वह उसके चेहरे पर झिझक देख सकती थी, मानो सोच रही हो कि उसे अपने डर को गले लगाना चाहिए या नहीं। बात यह है कि स्लेटर ने अपनी कनपटी खुजाई और आह भरी। मैं पढ़ाई नहीं कर सकता। मैं अपना ध्यान भटकाना चाहता हूं, लेकिन मैं इतना विचलित और निराश हूं कि मैं अपना ध्यान भटका नहीं सकता। इस बार सना की बारी थी कि वह कोई खंडन न करे। इतना ज्यादा ध्यान भटका रहा है कि तुम बर्बाद होने के कगार पर हो। एक बार भी मेरा मजाक मत उड़ाओ, है ना? ठीक है। सना ने खुद को तब तक लपेटा जब तक वह कंबल से आजाद नहीं हो गई। उसने उसकी आंखों में गहरी नजर डाली और कहा, अंदर आओ। चिंता मत करो, मैं उन्हें दूर रखूंगी। दूसरे भाई। पब फ्यूचर विज्ञापन। अध्याय 72। अपने दुश्मन को अपने पास रखो। अपने दुश्मन से प्यार करो, अपने दुश्मन को जानो और उसे मार डालो। पहले जिस तरह से चीजें बढ़ गई थीं, सना को पहले से ही सबकी तरफ से घुटन भरी खामोशी का अंदेशा था। इसलिए उसे स्लेटर के आने की उम्मीद नहीं थी, और न ही उसे उम्मीद थी कि सबसे पहले भड़कने वाला व्यक्ति उसके कमरे में आएगा। से दूसरा भाई। क्या वह नीना के जाने के लिए उसे दोषी ठहराने आया था? स्लेटर ने पीछे मुड़कर ह्यूगो का गंभीर चेहरा देखा। दूसरे भाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ठीक करने के लिए ह्यूगो ने उसकी तरफ देखे बिना बस इतना ही कहा। सना, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? ओह जरूर। जैसे ही उसके मुंह से जवाब निकला, ह्यूगो ने स्लेटर को एक तरफ धकेल दिया और उसके कमरे में घुस गया। ह्यूगो भी सना के साथ जमीन पर करवट लेकर लेट गया और पिंजरे के अंदर उस अनजान प्राणी को घूरने लगा। इस बार सना और स्लेटर के पास कहने को शब्द नहीं थे। उन्होंने ह्यूगो को ध्यान से देखा और उन्हें उसके ऊपर काले बादल छाते दिखाई दिए। सना की सांसें धीमी हो गईं और वह स्लेटर की ओर मुड़ी। उसका तीसरा भाई अभी भी दरवाजे पर फंसा हुआ था, उसके पालतू जानवरों से डरा हुआ। सना अपने पालतू जानवरों को उनके पिंजरों में डालने के लिए उठी, लेकिन तभी चुन और टियाना ह्यूगो के पास गए। टियाना उसके गाल पर कूद पड़ी, जबकि चुन उसके सामने था और ह्यूगो ने उसे गले लगा लिया। मुझे नहीं लगता कि मैं उन्हें वापस उनके पिंजरों में रख पाऊंगी, सना ने स्लेटर से कहा। चिंता मत करो, वे प्रशिक्षित हैं, इसलिए वे दूसरे भाई के साथ ही रहेंगे। स्लेटर हिचकिचा रहा था क्योंकि ह्यूगो की गोद में जो बिल्ली थी, उसकी उसे सबसे कम चिंता थी। वह मेढक था। फिर भी स्लेटर सावधानी से अंदर घुस गया और कोने में ही खड़ा रहा। अगर मैं यहाँ रहूंगा तो वे मेरे पास नहीं आएंगे, है ना? टियाना को दूसरा भाई बहुत पसंद है। वह मेरे बजाय उसके साथ रहना पसंद करती है। सना उसके पास आए और अपने हाथ खोल दिए। मुझे दे दो। स्लेटर कुछ पल के लिए उलझन में पड़ गया, फिर उसे एहसास हुआ कि वह उसकी बगलों में दबी नोटबुक की ओर इशारा कर रही थी। ओह ठीक है, यहाँ। नोट लेकर सना बेफिक्री से बिस्तर के किनारे बैठ गई। स्लेटर ने उसके पालतू जानवरों पर नजर डाली और ये देखकर कि वे ह्यूगो को छोड़ नहीं रहे हैं, वह भी सना के साथ बिस्तर पर बैठ गया। तुमने इसका उत्तर दिया? उसने पूछा और उसकी ओर आंखें उठाकर देखा। ये है हमारे बेस्ट ऑफ ब्यूटी ब्रेकथ्रू अवार्ड्स के विजेता, हर ब्यूटी एड्स बाय पब फ्यूचर। क्या मैंने सही समझा? ये सब गलत है। ओह। सना ने सिर हिलाया और नोट नीचे रख दिया और फिर पेन लेने के लिए अपनी स्टडी डेस्क पर चली गई। वापस आकर उसने उन जगहों पर विस्तार से लिखा जहां सना ने गलती की थी, यानी शुरुआत। स्लेटर ने उसकी बात सुनी। मुझे अभी भी समझ नहीं आया। जब उसने उसे घूरा तो उसकी सांस रुक गई। फिर से वह बुदबुदाई, लेकिन फिर भी उसने धैर्यपूर्वक एक बार फिर समझाया। इस बार वह हर शब्दांश पर ऐसे जोर दे रही थी जैसे किसी बच्चे से बात कर रही हो। अब इसे फिर से करो। जब सना ने उसे नोटबुक और पेन दिया तो स्लेटर ने गोद में ही जवाब दे दिया। उसने फिर कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने अब भी कोशिश नहीं की तो सना का कुछ हिस्सा उसे मिल ही जाएगा। ये देखकर सना खुद को ह्यूगो की तरफ देखने से नहीं रोक पाए।
ह्यूगो उसके कमरे में आने के बाद से 1 इंच भी नहीं हिला था। स्लेटर की तरफ एक और नजर डालते हुए उसने अपना सिर एक तरफ झुका लिया। सच में वे यहाँ क्यों हैं? उसने नाक सिकोड़ते हुए कहा। उसे याद आया कि कैसे ये दोनों अपने माता पिता पर भड़के थे। अगर उन्हें कहीं होना चाहिए होता तो उसे लगता था कि वे नीना को दिलासा देने उसके कमरे में जाते, लेकिन वे यहाँ थे अपने अपने कारणों से। खैर, वे मुझे सचमुच परेशान नहीं कर रहे थे। उसके विचार शांत हो गए और उसकी नजर एक बार फिर ह्यूगो पर गई। नहीं, वह मुझे परेशान करता है। उसका चेहरा खराब हो गया। ह्यूगो जब इस तरह रूठा हुआ था तो वह उसे कैसे नजरअंदाज कर सकती थी? इसके बावजूद सना उसे परेशान नहीं करना चाहती थी और न ही उसे दिलासा देना चाहती थी। वह ऐसा नहीं दिखाना चाहती थी कि वह बहुत कोशिश कर रही है, और सच कहूं तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या कहे। सना सोच ही रही थी कि क्या करे, तभी ह्यूगो बोल पड़ा। मुझे माफ करें। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। ह्यूगो की आवाज धीमी थी, लेकिन उस खामोशी में सना और स्लेटर उसकी गंभीर बातें साफ सुन पा रहे थे। स्लेटर ने अपनी नोटबुक से लिखना बंद कर दिया और ह्यूगो की पीठ पर नजर गड़ा दी। मैं नहीं चाहता था कि तुम ये सब देखो, लेकिन मैंने अपनी भावनाओं को खुद पर हावी होने दिया। हमारे माता पिता हमेशा ऐसे नहीं होते। वे परफेक्ट नहीं हैं, लेकिन आखिरकार वे सिर्फ हमारे लिए सबसे अच्छा सोचते हैं, उसने आगे कहा। सना, वे तुम्हें भी नहीं भेजेंगे। किसने कहा कि वे मुझे भी भेज देंगे? उसकी भौहों के बीच की जगह सिकुड़ गई। अगर वे चाहें भी तो मैं आपके साथ आऊंगा, उसने कहा, जिससे उसका चेहरा बिगड़ गया। वह उसे बताना चाहती थी कि वह कहीं नहीं जा रही, लेकिन उसने अपनी जुबान काट ली। सना जानती थी कि यह झूठ है। स्लेटर की नजर उस पर पड़ते ही उसकी भौहें तन गईं। जब उसने अपना सिर झुकाया तो स्लेटर ने नजरें फेर ली। वह मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? वह सोच रही थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अगले कुछ घंटों तक स्लेटर और ह्यूगो उसके कमरे में उखड़ू बैठे रहे। ह्यूगो तब तक एक ही जगह पर लेटा रहा जब तक कि उसका शरीर सुन्न नहीं हो गया, इसलिए वह दूसरी तरफ करवट लेकर लेट गया। इस बीच स्लेटर लगातार उससे सवाल पूछता रहा और पारिवारिक नाटक से पहले जो पाठ पढ़ा रहे थे उसके जवाब उसे दिखाता रहा। हालांकि सना को यह जवाब नहीं मिला कि वे वहां क्यों थे, फिर भी उसने पूछा नहीं। उसने सोचा कि अगर उसने और पूछा तो वे सोचेंगे कि वह उन्हें भगा रही है। ये लड़के थोड़े दयनीय थे और उसका दिल नहीं भरा था, खासकर तब जब उसे पता था कि ह्यूगो उसके पालतू जानवर के साथ ठीक हो रहा है। उसके पालतू जानवर उपचारात्मक थे। 1 घंटे बाद बटलर जेन ने सना के कमरे पर दस्तक दी। दरवाजा खोलते ही स्लेटर और ह्यूगो को उसके कमरे में आराम करते देखकर वह हैरान रह गया। आखिरकार घर के कुछ और नौकर भी उन्हें ढूंढ रहे थे। बटलर जेन, सना ने पुकारा, जिससे बटलर जेन का ध्यान वापस उसके यहाँ आने की वजह पर गया। मिस सना, दूसरे और तीसरे युवा मालिक, आपके पिताजी आपको पारिवारिक कक्ष में बुला रहे हैं। स्लेटर और ह्यूगो ने धीरे से दरवाजे की तरफ सिर उठाया तो बटलर जेन ने उन्हें गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए देखा। यह एक पारिवारिक बैठक है। सना के मन में तुरंत ख्याल आया, क्या पापा हमें बताएंगे कि अब नीना को बाहर नहीं भेजा जाएगा? खैर, कोई बात नहीं, दुश्मन को पास ही रखना बेहतर है। सना ने जेल में रहते हुए एक कहावत सीखी थी, अपने दुश्मन को अपने पास रखो, अपने दुश्मन से प्यार करो, अपने दुश्मन को जानो, फिर उसे मार डालो। हालांकि इस संदर्भ में वह सचमुच ऐसा नहीं करेगी, बस इतना कि वह उससे दूर रहे। द पावर ऑफ स्मेल, कैन ह्यूमन स्निफ आउट कैंसर विद बॉडी ओडर? ब्रेनबेरीज। अध्याय 73। यह अंतिम है। पूरा परिवार अपने पारिवारिक कमरे में इकट्ठा हुआ। परिवार के आम माहौल के उलट सबके बैठने से पहले ही कमरे में तनाव का माहौल महसूस किया जा सकता था। शीर्ष सीट पर बैठे चार्ल्स की ओर देखते हुए सना ने अपने होंठ भींच लिए। उसके पिता का चेहरा सख्त और अटल था, उनके हमेशा के खुशमिजाज स्वभाव से बिल्कुल अलग। एलिसन अब भी 100 में लग रही थी, लेकिन इस परिस्थिति में कोई भी बता सकता था कि वह आज्ञाकारी मुद्रा में थी। एटलस और ह्यूगो भी अपने पिता के अडिग चेहरे के साथ थे, जबकि स्लेटर बस भौहें चढ़ाए हुए था। एलिसन के बगल में बैठी नीना ने अपना सिर नीचे झुका रखा था। उसकी गोद में उसके हाथ कांप रहे थे और उसके हाथों के पिछले हिस्से पर आंसू टपकते दिखाई दे रहे थे। हेन्स भी कमरे में था, लेकिन वह कोने में बैठा रहा। वह एक दर्शक की तरह व्यवहार कर रहा था, इतना पास कि सब कुछ देख और सुन सके, लेकिन इतना दूर कि सब कुछ शामिल हो सके। ह्यूगो, एटलस, स्लेटर, सना, चार्ल्स ने आज्ञाकारी स्वर में कहा, यह सच है कि हम और श्रीमती कॉटेज, जिन्होंने सना को पाला था, और नीना की सगी चाची एक समझौते पर पहुंच गए हैं। हम नीना को उसके पास वापस भेज देंगे। भाइयों के चेहरे पर तुरंत ही उदासी छा गई, जबकि एलिसन की चिंता दूसरे स्तर पर पहुंच गई। नीना हमेशा से हमारे परिवार का हिस्सा रही है। पापा, आपने वादा किया था कि सना मिलने के बाद भी वह हमारे साथ रहेगी। स्लेटर अपनी बात कहने से खुद को रोक नहीं पाया। आप अपनी बात से कैसे मुकर सकते हैं? स्लेटर की बात सुनकर नीना की हिचकी फूट पड़ी। तीसरे भाई, कोई बात नहीं। उसने आंखें उठाई तो उसकी सूजी हुई आंखें और रोने से लाल चेहरा दिखाई दिया। यह देखकर कि वह कितनी हताश और दयनीय स्थिति में थी, स्लेटर का दिल बैठ गया। ये सब कैसे ठीक है? वह बुदबुदाया, उसकी आंखों में आंसू भर आए।
पापा प्लीज उसे मत भेजिए, नीना इतने सालों से हमारे साथ है। वो उस घर में कैसे रह सकती है? क्या उनके यहाँ गर्म पानी से नहाने की भी व्यवस्था है? ओह दो, ये है हमारे बेस्ट ऑफ ब्यूटी ब्रेकर थ्रू अवार्ड्स के विजेता हर ब्यूटी पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। स्लेटर की चिंता पर सना ने मन ही मन आंखें घुमाई। 3 साल की उम्र में मैंने ठंडे पानी से नहाने के लिए कोई मेहनत नहीं की थी। स्लेटर ने फिर नीना की तरफ देखा और जोर देकर कुछ और कहने लगा। माँ प्लीज ऐसा मत करो, उसने सिर हिलाया मानो नीना की जगह लेने की भीख मांग रहा हो। कोई और रास्ता जरूर होगा। क्यों? स्लेटर के बोलने के बाद एटलस भी बोला। उसे दूर भेजना क्यों जरूरी है पापा? चार्ल्स अपने सबसे बड़े बेटे की ठंडी निगाहों से पीछे नहीं हटा। ये तुम्हारी माँ और मेरे लिए एक कठिन फैसला है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि आपको कोई मुश्किल हुई होगी। ह्यूगो ने कल रात उनके माता पिता के उनके साथ खुशी खुशी खाना खाने के अनुभव को याद करते हुए कहा। माँ पिताजी, मुझे पहले ही अपना आपा खोने का अफसोस है और इसके लिए जो भी सजा मिले मैं उसे स्वीकार करता हूँ। हालांकि ये सच है कि मैं अभी भी हर बात से निराश हूँ। अगर आप स्लेटर को नहीं बता पाएंगे तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन एटलस और मैं इस स्थिति को समझने के लिए काफी बड़े हो गए हैं। आखिरकार ये हमारी बहन का मामला है। एलिसन ने अपने पति की तरफ देखा, लेकिन चार्ल्स ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। लड़कों ने अपने पिता को सख्ती से देखा। ह्यूगो, चार्ल्स का कंधा ढीला पड़ गया। उद्धरण चिन्ह ... क्या तुम्हें ये भी बताया गया था कि हम इस बात पर सहमत हुए थे कि नीना सिर्फ हफ्ते के दिनों में ही अपनी चाची के साथ रहेगी और फिर सप्ताहांत में वह हमारे साथ रह सकती है? इस बार ह्यूगो ने अपनी भौहें सिकोड़ ली, जबकि नीना का कंधा अकड़ गया। चार्ल्स ने अपना प्रश्न इस प्रकार क्यों पूछा जैसे कि वह कुछ कहना चाह रहा हो। एटलस ने भी भौहें चढ़ाई, स्लेटर ने भौहें चढ़ाई। दूसरी ओर सना अपने पिता की आवाज में निराशा को भांपते हुए उन्हें देखे बिना नहीं रह सकी। ये प्रश्न पूछने का अजीब तरीका है, उसने सोचा। क्या मतलब है? स्लेटर बड़बड़ाया। इससे यह बात नहीं बदलती कि नीना को फिर भी जाना पड़ेगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। नीना ने ह्यूगो और चार्ल्स की तरफ ध्यान से देखा और फिर मुस्कुराने की कोशिश की। तीसरे भाई, अगर मैं चली भी जाऊं तो कोई बात नहीं। अगर मैं वीकेंड पर यहाँ आ सकती हूँ तो कम से कम आपके साथ कुछ समय तो बिता ही सकती हूँ। हेन्स ने आह भरी। अब तो वह ऐसे बर्ताव कर रही है जैसे उसे समझौते की शर्तों के बारे में पता ही न हो। ह्यूगो का चेहरा काला पड़ गया जब उसने उसे एक नजर देखा। नीना ने उसे इस बारे में कुछ नहीं बताया। उसने बस इतना कहा कि उनके माता पिता उसे इसलिए दूर भेज रहे हैं क्योंकि वह उनकी सगी बेटी नहीं है। उसने ठीक ठीक तो नहीं कहा, लेकिन उसे यही बात समझ में आ गई। तुम बच्चों, चलो मैं ये गलतफहमी दूर कर देता हूँ। चार्ल्स ने उनके चेहरों पर अपनी आंखें फेरते हुए गला साफ किया। मुझे पता है कि ये हमारे परिवार के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन सच तो सच है। हम नीना से चाहे कितना भी प्यार करें और उसे कितना भी संजोए, उसका एक और परिवार भी है जो उसकी जिंदगी का हिस्सा बनना चाहता है। हम उनसे ये सब नहीं छीन सकते, क्योंकि जिस तरह हमने सना की जिंदगी के 13 साल गंवाए, उसी तरह उन्होंने भी नीना की जिंदगी के 13 साल गंवाए। फिर भी बच्चों की खातिर हमने बीच रास्ते में मिलने की पूरी कोशिश की है। नीना हफ्ते में 5 दिन अपनी मौसी के साथ रहेगी और वीकेंड पर यहाँ आ सकती है। इस बीच चून की कॉटेज भी सना की देखभाल करता है, वे उससे मिल सकते हैं, उसने उसी सख्त आवाज में कहा, किसी को भी बीच में बोलने का मौका नहीं दिया। यह एक पेचीदा मामला है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप समझें कि यह फैसला हम बड़ों ने पूरी तरह से विचार विमर्श करके लिया है। चार्ल्स की टिप्पणी के बाद अगले ही मिनट सन्नाटा छा गया। ह्यूगो, मुझे पता है कि तुम इससे निराश हो। हालांकि मैं इस बात से भी निराश हूं कि तुमने बिना शांति से हमसे बात किए इस तरह प्रतिक्रिया दी। मुझे तुम्हारी माँ के लिए तुम्हारे द्वारा बेतहाशा कहे गए शब्द पसंद नहीं आए। जब तक मैं तुम्हें अपने किए पर विचार करते हुए नहीं देख लेता, तब तक तुम्हें घर में ही रहना होगा। चार्ल्स ने आगे बढ़कर स्लेटर को देखा। स्लेटर, अपनी माँ से माफी मांगो। मैं तुम्हारे साथ नरमी बरतूंगा क्योंकि तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हो, लेकिन अगर तुम बिना सोचे समझे बोलोगे तो मैं अब इतना नरमी नहीं बरतूंगा। स्लेटर ने अपना सिर नीचे झुका लिया, जबकि ह्यूगो ने थोड़ी उठाकर इस सजा का सामना किया। नीना कल जाएगी और यही तय है, चार्ल्स ने कहा। कोई आपत्ति हो तो बेझिझक मेरे अध्ययन कक्ष में मुझसे बात कर सकते हैं। हालांकि यह उम्मीद मत करना कि इससे मेरा फैसला बदल जाएगा, क्योंकि अगर तुम यही चाहते हो तो हमें सना को उस परिवार के पास वापस भेजना होगा जो उसके लिए जी जान से लड़ेगा। आखिरकार सना ऐसे स्वार्थी भाइयों के लायक नहीं है। नीना अपने पिता को भावशून्य दृष्टि से देखते हुए पीली पड़ गई। जब उसने अपने भाइयों की ओर देखा तो किसी ने कोई आपत्ति नहीं जताई। चार्ल्स की आखिरी बात सुनकर हेन्स की भौहें थोड़ी ऊपर उठ गईं। हालांकि वह जानता था कि चार्ल्स ने यह बात पूरी तरह सोच समझकर कही है। इससे नीना को एक तरह से ठेस पहुंच सकती थी, लेकिन यह उनके बेटों को यह संकेत देने का भी एक तरीका था कि उन्हें अपनी सगी बहन के बारे में सोचना होगा। अब समय आ गया था कि परिवार में सना की स्थिति का समर्थन किया जाए। मुझे लगता है कि अब वह आंखें नहीं मूंद रहा है। हेन्स प्रसन्न हुआ और उसने सिर हिलाया। इसके साथ ही परिवार बिखर गया और पूर्ण मौन में रात्रि भोज का आनंद लिया। अगला दिन बिना किसी शर्त के आ गया और नीना को कॉटेज परिवार के पास भेज दिया गया। अध्याय 74 कॉटेज परिवार में आपका स्वागत है।
अगली सुबह पूरे परिवार ने नीना को उदास भाव से विदा किया। ज्यादा कुछ कहा नहीं गया, लेकिन सबका मूड घर में सन्नाटा छाने के लिए काफी था। घर में इस अविवादित सन्नाटे के बावजूद स्लेटर ने सना और एटलस के साथ लाइब्रेरी में पढ़ाई करने की जिद की। इस बीच ह्यूगो ने उसके पालतू जानवरों की देखभाल करने की पेशकश की और उन्हें बगीचे में ले गया। जहां तक नीना का सवाल है, जब कार एक छोटी सी सड़क पर एक छोटे से गेट के सामने रुकी तो नीना का चेहरा निराशा से सिकुड़ गया। यही वह घर है जिसमें मुझे रहना है। बाहर से दरवाजा खुलने से पहले घर को देखकर उसके दिल में कड़वाहट भर गई। मिस नीना, ड्राइवर ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ उनकी ओर बढ़ाया। उसके चेहरे की निराशा तुरंत गायब हो गई और वह मुस्कुरा दी। किसी राजकुमारी की तरह उसने ड्राइवर का हाथ थामा और बाहर निकल गई। सड़क पर इधर उधर देखते हुए नीना का दिल बैठ गया। घर एक दूसरे से सटे हुए थे और ज्यादातर उसके हिसाब से बहुत जर्जर थे। जब उसकी नजर खुली खाई के नाले पर पड़ी तो उसमें से एक छोटा सा चूहा भागता हुआ देखकर वह जल्दी से वहां से हट गई। नहीं, उसने मन ही मन हाँफते हुए कहा, मैं यहाँ नहीं रह सकती। अचानक गेट खुलने से पहले एक तेज आवाज हुई। जैसे ही नीना ने ऊपर देखा और बालों में बड़े बड़े कर्ल लगाए एक औरत को देखा, उसके आसपास का माहौल अचानक धुंधला हो गया। जेसा अभी भी अपनी पसंदीदा दादी की ड्रेस पहने हुई थी और उसके चेहरे की झुर्रियों से पता चल रहा था कि वह बिस्तर के गलत तरफ उठी है। वह एक दुष्ट सौतेली मां लगती है, यही पहली बात नीना के दिमाग में आई। ये है हमारे बेस्ट ऑफ ब्यूटी ब्रेकर थ्रू अवार्ड्स के विजेता हर ब्यूटी पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जेसा ने अपनी पतली भौहें ऊपर उठाई और उस खूबसूरत लड़की की तरफ देखा जो उसकी तरफ देख रही थी। जैसे ही उनकी नजरें एक दूसरे से मिली, उसने खर्राटे लिए। तुम सचमुच उस लड़की जैसी दिखती हो, उसने मजाक उड़ाते हुए कहा। जब तुम बिल्कुल भी उनकी तरह नहीं दिखती तो उन्हें कैसे पता नहीं चलता कि तुम उनकी बच्ची नहीं हो। श्रीमती कॉटेज, ये मिस नीना का सामान है। क्या मुझे इसे अंदर ले जाना चाहिए? जेसा ने अपना ध्यान ड्राइवर की तरफ लगाया, इससे पहले कि उसकी नजर उसके बगल में रखे 5 बड़े बड़े सामान पर पड़ती। क्या तुम्हें लगता है कि ये सब सामान मेरे घर में आ जाएंगे? ओह अरे, जेसा ने नीना से जीभ चटकाए। बस एक सामान उठा लो। नीना एक पल के लिए बोल नहीं पाए। एक? क्या तुमने मुझे नहीं सुना? लेकिन ये सभी मेरे लिए महत्वपूर्ण है। जेसा नीना की मासूमियत और उदास नजरों को देखकर अविश्वास से हंस पड़ी। मेरे घर की जगह भी मेरे लिए बहुत मायने रखती है। तुम मेरे घर में ये सब सामान नहीं रख सकते। ये कोई हवेली नहीं है और यहाँ इन सब के लिए जगह भी नहीं है। बेशक अगर तुम अपना बिस्तर बदलकर उसकी जगह ये सामान नहीं रखना चाहती। नीना ने दांत भींच लिए, उसकी आंखों में आंसुओं की एक पतली परत जम गई। लेकिन अफसोस, उसकी दयनीय नजर जेसा को जरा भी नहीं छू पाए। इसलिए उसने अपने सामान पर नजर डालने से पहले ड्राइवर की तरफ एक नजर डाली। उनमें सब कुछ उसने बखूबी व्यवस्थित किया हुआ था। उसके सभी कपड़े, जूते और हर अवसर के लिए गहने वहां मौजूद थे। चूंकि वह बेनेट मैंशन में सिर्फ सप्ताहांत में ही जा पाती थी, इसलिए वह ये सुनिश्चित करना चाहती थी कि उसके पास दिखावे के लिए पर्याप्त सामान हो। अनिच्छा से नीना ने एक सामान की ओर इशारा किया। ड्राइवर ने पहले उसे माफी मांगते हुए देखा, फिर सामान अंदर ले गया और फिर बाकी सामान वापस डिक्की में रख दिया। नीना अंदर नहीं बैठी और ड्राइवर को देखती रही। उसे उम्मीद थी कि ड्राइवर उससे कहेगा कि वह उसके साथ वापस आ जाए, लेकिन अफसोस, उसने बस एक हल्की सी मुस्कान दी और फिर गाड़ी चलाकर तेजी से भाग गया। कृपया मत जाए, नीना ने कार के पीछे की ओर देखते हुए कामना की, लेकिन कार नहीं रुकी। तुम अभी भी वहां क्या कर रही हो? उसका नाटकीय पल तब रुक गया जब जेसा की नाराज आवाज उसके पीछे से गूंजी। अंदर आओ। नीना ने पीछे मुड़कर देखा, अपने होठों को एक पतली सी रेखा में दबाते हुए। बिना कुछ कहे वह अनिच्छा से घर के अंदर चली गई और मुख्य द्वार के सामने छोटे से आंगन की ओर देखने लगी। ऊंचे पैलेट प्लेटफॉर्म के अलावा देखने लायक कुछ खास नहीं था। ये बेनेट मैंशन से बिल्कुल अलग था, क्योंकि उनके घर में मुख्य निवास तक पहुंचने के लिए एक बहुत बड़ा रास्ता था। वह जेसा के पीछे पीछे अंदर गई और उसका मूड बहुत खराब हो गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। ये तो बहुत छोटा है, उसने निराशा से सोचा। मैं एक ही नजर में सब कुछ देख सकती हूँ। उसे बस इधर उधर देखना था कि किचन, डिनर और यहाँ तक कि टॉयलेट कहाँ है। वहाँ बेनेट मैंशन की तरह कोई जटिल विभाजन नहीं थे। नीना की नजर में ये सबसे बुरा था। काश उसे पता होता कि सना के पहले जन्म में ये जगह कैसी दिखती थी। यूरी, यूरी, जेसा चिल्लाई, जिससे नीना सिहर उठी। यहाँ आओ और इस लड़की को सब कुछ दिखाओ। नीना ने जेस को कड़वाहट से देखा। यहाँ और क्या है जो मुझे घुमा सके? वह सचमुच सब कुछ देख सकती थी। उसी समय उसकी उम्र के 2 बच्चे घसीटते हुए नीचे उतर आए। यूगी की नजर जैसे ही नीना पर पड़ी, वह खर्राटे लेने लगा, जबकि यूरी थोड़ा हिचकिचा रहा था। ये यूरी और युगी हैं, मेरे बच्चे हैं, जेसा ने चिढ़कर परिचय कराया। बच्चों, ये तुम्हारा कजिन है। तुम्हारा नाम क्या है? नीना। छी, जेसा ने नाक भान सिकोड़ी पर कुछ नहीं कहा। उसे उसके कमरे में ले जाओ, मैं दोपहर का खाना बनाती हूँ। ऐसा कहने के बाद जेसा ने नीना में कोई रुचि नहीं दिखाए और अपने जुड़वा बच्चों को उसकी देखभाल के लिए छोड़ दिया। हाय, मैं यूरी हूँ।
यूरी ने नीना को मुस्कुराकर देखा, जिसके जवाब में नीना ने भी उसे एक नजर देखा। यूरी, उसके साथ अच्छा व्यवहार करने की कोई जरूरत नहीं है, युगी ने और भी आक्रामक लहजे में कहा। उसने नीना की ओर इशारा करते हुए कहा, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो यहाँ कोई बेवकूफी भरी हरकत न करती। तुम यहाँ सना की जगह लेने नहीं आए हो, समझ रही हो? मैं सना की जगह नहीं लेना चाहता। अच्छा, क्योंकि अगर तुम ऐसा कर भी दोगे तो भी यह बेकार है, युगी ने कहा। अब अपना सामान उठाओ और चलो। नीना ने भौहें सिकुड़ी और अपने सामान को घूरने लगी। रुको, उसने पुकारा, क्योंकि जुड़वा बच्चे पहले ही उससे मुंह मोड़ चुके थे। जब जुड़वा बच्चों ने पीछे मुड़कर देखा तो नीना के चेहरे पर उलझन भरी मुस्कान आ गई। मेरा सामान मेरे लिए बहुत बड़ा है और मैं इसे ऊपर नहीं ले जा सकती। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? हाँ, युगी हंसा। अगर ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा है तो तुम इतना सारा क्यों लाए हो? इस घर में हम दूसरों पर सिर्फ इसलिए बोझ नहीं डालते क्योंकि हमने अपनी क्षमता से ज्यादा ले लिया। यहाँ तुम्हारे नौकर नहीं है, इसे खुद ही उठाओ। अध्याय 75 अंततः समझ में आ गया। इस घर में हम दूसरों पर सिर्फ इसलिए बोझ नहीं डालते क्योंकि हमने अपनी क्षमता से ज्यादा ले लिया। यहाँ नौकर नहीं है, इसलिए सफाई आप खुद ही करते हैं। इसे खुद ही ढूंढना। क्या बकवास थी ये? नीना भौचक्की रह गई क्योंकि उसने पहली बार इतनी बेतुकी बात सुनी थी। हो सकता है कि वे उसके नौकर न हो, लेकिन क्या बचपन से ही उसका सामान ढोना उसके लिए स्वाभाविक नहीं था? यहाँ सिर्फ हमारी माँ ही हम पर हुक्म चला सकती है, युगी ने हाथ जोड़कर कहा। क्या राजकुमारी है? यूरी ने भौहें चढ़ाई और विनम्रता से नीना के पास गया। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। नीना को वास्तव में मदद की जरूरत नहीं थी, लेकिन वह चाहती थी कि वे उसे उसके कमरे तक पहुंचा दे। हालांकि उसने एक शब्द भी नहीं कहा और बड़ी मुश्किल से सामान उठाया। यूरी ने जो मदद देने के लिए कहा था वह बेकार थी क्योंकि नीना ने फिर भी सारा काम किया। ये तुम्हारा कमरा है। युगी लापरवाही से दरवाजे के सामने रुक गया, जो सना का पुराना स्टडी रूम था जहां वो अपनी किताबें पढ़ती थी और जब वो ध्यान लगाना चाहती थी। तुम्हारे सामने वाला कमरा यूरी का है और उसके बगल वाला मेरा है। जोर से मत बोलो। अपनी बात कहने के बाद युगी ने दिन खत्म करने का फैसला किया। इससे उसे अपने असली चचेरे भाई का एहसास हो गया था। फिर भी यूरी वहीं रुका रहा। यूरी मुस्कुराया। नीना, युगी के लिए माफ करना। वो अक्सर ऐसा ही रहता है, लेकिन बुरा इंसान नहीं है। क्या तुम्हें अपने काम में मदद चाहिए? कोई जरूरत नहीं है, आप उसकी चीजें चुरा सकते हैं। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो तुम जान लेना कि मैं कहाँ हूँ। मैं अपने कमरे में ही रहूंगा। नीना ने सिर हिलाया, फिर उसकी नजर बगल वाले दूसरे कमरे पर गई। यूरी, ये कमरा, क्या यही तुम्हारे मम्मी पापा सोते हैं? नहीं, माँ और पिताजी का कमरा नीचे है। वह कमरा सना का है। सना का? यह उसका कमरा है। यूरी ने बस इतना ही कहा। वहां मत जाओ क्योंकि उसे अपना कमरा बहुत पसंद है। हम इसे वैसे ही रखना चाहते हैं क्योंकि उसने इसे खुद सजाया है। खैर, अब मैं चलता हूँ। मुझे अभी एक प्रोजेक्ट पूरा करना है। चिंता मत करो, हमने तुम्हारा कमरा साफ करने में 2 दिन लगाए हैं, इसलिए तुम आराम कर सकते हो। These are the winners of our Best of Beauty Breakthrough Awards. Her Beauty. पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इतना कहकर यूरी तेजी से अपने कमरे में वापस चली गई। दरवाजा खोलते ही नीना को गुलाबी और आरामदायक कमरे की एक झलक मिली। देखने में तो बुरा नहीं लग रहा था, हालांकि उसे लग रहा था कि वो अभी भी छोटा है। शायद यहाँ के कमरे इतने बुरे नहीं हैं, नीना ने सोचा। उसे थोड़ी उम्मीद थी कि उसका निजी स्थान उसे सुकून दे सकता है, लेकिन अफसोस, जैसे ही उसने दरवाजा खोला और अपने कमरे के अंदर का नजारा देखा, उसका दिल बैठ गया। यूरी या घर के किसी भी हिस्से के उलट ये कमरा बहुत जर्जर था। दीवारों का रंग घिसा हुआ था, फर्श जर्जर था, एक छोटा सा पलंग और एक छोटी सी स्टडी डेस्क थी। अगर यूरी का अंदाजा सही था तो ये यूरी के कमरे से भी छोटा था। हालांकि यह साफ सुथरा था, लेकिन देखने में उतना अच्छा नहीं लग रहा था, या यूं कहें कि उसे यह पसंद नहीं आ रहा था। यह मेरा कमरा है। नीना ने अपने निचले होंठ को तब तक काटा जब तक उसमें से खून नहीं निकलने लगा। ये घिनौना है, लेकिन अंततः नीना को अगले सप्ताहांत तक पूरे सप्ताह यही रहना होगा। मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। इस बीच बेनेट हवेली में नीना के जाने के घंटों बाद भी घर में भारीपन बना हुआ था। हालांकि कोई बात नहीं कर रहा था, फिर भी सब वही कर रहे थे जो वे आमतौर पर करते थे। एटलस लाइब्रेरी में था और स्लेटर सना के साथ अपनी पढ़ाई जारी रखने पर अड़ा था, इसलिए वे तीनों एक ही जगह पर फंसे हुए थे। दूसरी ओर ह्यूगो ने सना से पूछा कि क्या वह उसके पालतू जानवरों की देखभाल कर सकता है, इसलिए उसके प्यारे पालतू जानवर इस समय बगीचे में उसकी देखभाल में थे। फिर भी वहां एक ऐसी खामोशी छाई हुई थी जिसे नकारा नहीं जा सकता था और जो बहुत भारी थी। अपने मुलायम गालों को सहलाते हुए सना ने एटलस और स्लेटर के बीच अपनी नजरें घुमाई। मुझे अब भी हैरानी है कि नीना के जाने के बावजूद स्लेटर ने हमारी पढ़ाई जारी रखी। मैं सोच रही थी कि उसे अपने दुख से उबरने के लिए कुछ समय दूं। एक हल्की सी आह उसके होठों से निकली और फिर उसकी नजरें अनायास ही एटलस पर चली गईं। जब एटलस ने चिढ़कर अपनी लिखी हर चीज को खुर्च दिया और फिर पन्ना फाड़कर उसे कुरेद दिया तो उसकी नाक सिकुड़ गई। मेज के किनारे देखा तो ज्यादातर पन्ने कुरेद कर रखे हुए थे।
वह जल्द ही उन कागजों का पहाड़ बना देगा। उसने अपना सिर हिलाया। उत्सुकतावश सना ने अपनी गर्दन आगे बढ़ाकर उस समस्या को देखा जिसे वह आज सुबह से ही समझने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जैसे ही उसे उसकी एक झलक मिली, एटलस ने चुपचाप अपना हाथ हटा लिया, मानो अपने कागज को ढकने के लिए। उसका चेहरा तमतमा गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। मैं इसकी नकल नहीं करूंगा। छी। लेकिन सना को समस्या पहले ही समझ आ गई थी। प्रोफेसर सिंह वाकई एक परपीड़क है। वे एटलस को इतना कठिन प्रश्न कैसे दे सकते हैं, जबकि इसी समस्या के कारण राष्ट्रीय परीक्षा में सभी को पूर्ण अंक नहीं मिले। ये शेख ही नहीं बघारना चाहिए, लेकिन सना ने अपने पहले ही जीवन में इस प्रश्न का उत्तर स्वयं ही दे दिया था। ठीक है, मैंने उस समय इसका उत्तर इसलिए दिया था क्योंकि रखते समय अचानक मेरी नजर एक किताब पर पड़ गई थी। सना की आंखें चमक उठीं। एटलस की मदद करना उसके लिए कोई समस्या नहीं थी, लेकिन उसे डर था कि एटलस के लिए यह एक समस्या बन जाएगी। अगर उसका सबसे छोटा भाई भी उसे पढ़ाना शुरू कर दे तो उसका नाजुक अहंकार टूट जाएगा। ओह सना, पहले अगले सवाल का जवाब दो, स्लेटर के उसे उत्तर पत्रक देने से पहले सना ने कहा। मैं वापस आती हूँ। सना जल्दी से कुर्सी से उछलकर किताबों की अलमारियों की तरफ चली गई। स्लेटर और एटलस उसे बस देखते रह गए। जब वह लौटी तो उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी और उसने उसे अपने बड़े भाई के पास रख दिया। यह क्या है? एटलस ने भौहें उठाई और किताब के कवर पर नजर डाली। भाई, क्या मैं ये किताब उधार ले सकता हूँ? क्या आपने इसे पहले ही पढ़ लिया है? मैंने ये किताब पहले ही पढ़ ली है। ओह, सना के होंठ ओ आकार के हो गए। फिर उसने कहा, यह दिलचस्प लग रहा है ना? क्या वह बातचीत शुरू करने की कोशिश कर रही है? अगर स्वस्थ रहना है तो चिकन का ये हिस्सा कभी न खाएं। भारतीय पोशाक के रुझान 2025 हर अवसर के लिए फैशन गाइड। 2025 में वरिष्ठ नागरिकों के लिए उच्च ब्याज वाले बचत खाते। एटलस ने अपना सिर हिलाया। ये दिलचस्प है। सना ने फिर कोई जवाब नहीं दिया और बस मुस्कुराकर अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गई और स्लेटर की हरकतें देखती रही। एटलस ने ज्यादा कुछ नहीं सोचा, लेकिन उसकी नजर अभी भी उस किताब पर पड़ी जो उसने मेज पर रखी थी। दिलचस्प, उसने मन ही मन दोहराया और उत्तर देना जारी रखा। सना ने किताब के बारे में तब तक कोई बात नहीं की जब तक उनके नाश्ते का समय नहीं हो गया। उस समय एटलस ने माफी मांगी और कहा कि वह अपने कमरे में पढ़ाई जारी रखेगा। इसलिए सना और स्लेटर ने रात के खाने तक दूसरे विषयों के कुछ पाठ पढ़ने के लिए लाइब्रेरी में दिन बिताया। रात के खाने के बाद एटलस जल्दी से अपने कमरे में वापस आकर और पढ़ाई करने लगा क्योंकि उसे डर था कि स्टार सेक्शन ने अपना जवाब पहले ही प्रोफेसर सिंह को भेज दिया होगा। एटलस अपने ट्यूटर को निराश नहीं करना चाहता था और उसे जल्दी से जवाब देने की जरूरत महसूस हुई। लेकिन इसे समझने के लिए घंटों प्रयास करने, अनगिनत शोध करने और बीच बीच में घंटों पढ़ने के बाद एटलस को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उसका दिमाग फटने वाला है। मैं अभी भी इसे समझ नहीं पा रहा हूँ। उसने आंखें बंद करके अपनी गर्दन की मालिश करते हुए आह भरी। जब उसने आंखें खोली तो वह अपने लिखे हुए समाधान को देखे बिना नहीं रह सका। क्या ये कोई वास्तविक समस्या है जिसका उत्तर चाहिए? हे भगवान! उसने अपना सिर हिलाया और कागज फाड़ने ही वाला था कि अचानक रुक गया। भाई, ये दिलचस्प है ना? जरा रुको। एटलस ने भौहें सिकोड़ ली क्योंकि उसे अचानक सना द्वारा किताबों की अलमारी से निकाली गई किताब याद आ गई। मुझे लगता है। उसकी बातें बंद हो गईं और वह अपनी कुर्सी से उठकर सीधे लाइब्रेरी की ओर चल पड़ा। किताब अभी भी मेज पर ही थी। उसे उठाकर उसने लैंप खोला और एक पन्ना खोला। उसने जानबूझकर जिस पन्ने को खोजा था उसे उसने बमुश्किल ही सरसरी तौर पर देखा था कि उसका मुंह खुला का खुला रह गया। यह उसके होंठ कान से कान तक फैल गए जैसे जैसे उसकी थकान धीरे धीरे कम होती गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई खनिक हो जिसे आखिरकार उस लंबी सुरंग में छिपा सोना मिल गया हो जिसे वह खोद रहा था। मुझे ये कैसे याद नहीं रहा? उसकी आंखें चमक उठी और वह पूरे उत्साह के साथ बैठ गया और सवाल लिखने लगा, मानो उसे पहले ही याद हो गया हो। इस बार एटलस को जवाब मिल गया। वह लगभग रो पड़ा। अगले दिन सना और स्लेटर वैन में अपनी सीटों पर घुटनों के बल बैठ गए और एटलस को देखने के लिए पीछे से झांकने लगे। सना, स्लेटर ने धीरे से पुकारा। उसकी नजरें अब भी अपने बड़े भाई पर थीं। क्या इतना पढ़ने के बाद मेरी सुनने की शक्ति चली गई है? मुझे बड़े भाई के खर्राटे सुनाई दे रहे हैं। ह्यूगो, जो आखिरकार उनकी सेवा में शामिल हो गया था, अपनी बगल की ओर देख रहा था। वह खर्राटे ले रहा है। उसके खर्राटे बहुत अजीब लग रहे हैं। एटलस के खर्राटों में रुकावट आने पर सना सिहर उठी। क्या वह मर गया है? अध्याय 76, मेरा हार कहाँ है? एटलस बेनेट दंपत्ति के आदर्श बच्चे जैसा था। वह हमेशा शांतचित्त रहता था, स्कूल में अच्छा करता था और देखने में भी बहुत सुंदर था। ऐसा कोई दिन नहीं था जब कोई उसे स्कूल के लिए देर से आने या देर होने की वजह से जल्दी करने की याद दिला सके। चाहे वह कितना भी पढ़ ले, वह हमेशा सुबह जल्दी उठ जाता और पढ़ाई जारी रखता। यहाँ तक कि स्कूल जाते समय भी एटलस पहले से कोई पाठ पढ़ लेता या अपने ईयरफोन पर ऑनलाइन क्लास सुनता रहता। लेकिन आज जैसे ही वह स्कूल में प्रार्थना सभा में बैठा, वह सो गया। क्या वह कल रात सोया नहीं? स्लेटर अपने बड़े भाई की आवाजों से लगभग डर कर हौंफने लगा। हे भगवान, क्या यह आवाज सामान्य है?
स्टार सेक्शन को चुनौती देना कोई आसान काम नहीं है। ह्यूगो ने आह भरी क्योंकि उसने पहली बार एटलस को स्कूल जाते हुए सोते हुए देखा था। उसे जाने दो, वह थका हुआ है। सना ने अपना सिर इतना नीचे कर लिया कि उसका आधा चेहरा सीट के पिछले हिस्से से ढक गया। क्या वह ठीक हो जाएगा? उसे लगा जैसे एटलस बहुत ज्यादा काम कर रहा है। क्या उसे स्लेटर की तरह उसकी मदद करनी चाहिए थी और उसे चम्मच से खाना खिलाना चाहिए था? तीनों की नजरें एटलस से हटी नहीं रही थी कि अचानक एटलस के खर्राटे बंद हो गए। उसकी भौहें सिकुड़ गईं, तो सना और स्लेटर जल्दी से मुड़े और अकड़ कर बैठ गए। दूसरी ओर ह्यूगो खिड़की की तरफ देखकर सीटी बजा रहा था। धीरे धीरे एटलस की आंखें खुल गईं। एटलस ने भौहें सिकोड़ते हुए चारों ओर देखा। क्या मैं सो गया था? उसने अपनी पीठ सीधी की और गर्दन तान ली। ऐसा करते हुए उसने देखा कि पहली पंक्ति के दोनों बच्चे 1 इंच भी नहीं हिल रहे थे, जबकि ह्यूगो चुपचाप सीटी बजा रहा था। ऐसा लग रहा था कि कुछ गड़बड़ नहीं है, लेकिन न जाने क्यों एटलस को ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हो रहा है, जबकि वह झपकी ले रहा था। उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और इसे नजरअंदाज कर दिया। कल रात एटलस इतना डूब गया कि उसने किताब से जो भी ज्ञान मिल सका उसे गटक लिया। हालांकि उसने इसे पहले भी पढ़ा था, लेकिन प्रोफेसर सिंह के मार्गदर्शन की बदौलत अब उसे इसकी ज्यादा स्पष्ट समझ हो गई थी। इसके अलावा उसे इसमें शामिल पाठों से अपने दिमाग को तरोताजा करने की भी जरूरत थी। उसे पता ही नहीं चला कि सुबह हो गई। ये है हमारे बेस्ट ऑफ ब्यूटी ब्रेकथ्रू अवार्ड्स के विजेता हर ब्यूटी पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मुझे अभी भी नींद आ रही है, उसने सोचा, लेकिन दिल की गहराइयों में वह बहुत खुश था। उसे लगा जैसे उसका पुनर्जन्म हो गया हो। मैंने प्रोफेसर सिंह को जवाब भेज दिया है। उम्मीद है कि वे आज उसे पढ़ेंगे। पूरी यात्रा के दौरान वे चारों चुपचाप रहे। अपनी सुबह की दिनचर्या के अनुसार उन्हें गेट के बाहर उतार दिया गया और वे अंदर चले गए। सना ने उस घेरे को देखा और फिर अपने कंधों के ऊपर से उस ओर देखा जहां उसके भाई चल रहे थे। वे मुझे मेरी बिल्डिंग में तो नहीं घुमाएंगे, है ना? उसने सोचा। खैर, उस समय तो उन्होंने मुझे सिर्फ इसलिए घुमाया था क्योंकि मैं इस जगह पर नहीं हूं, तो शायद नहीं घुमाएंगे। और वह गलत थी। जब वह उस घेरे से गुजरी तो उसके 3 भाई अभी भी उसके पीछे पीछे आ रहे थे। हे भगवान, सना मन ही मन बड़बड़ाए। उसने अपनी गति धीमी की और बड़ी मुस्कान के साथ उनकी तरफ देखा। बड़े भाइयों, मेरी बिल्डिंग पास ही है। जब उनकी प्रतिक्रिया नहीं बदली तो वह रुक गई। अब जाना होगा, अलविदा, फिर मिलते हैं। इतना कहकर सना उनके जवाब का इंतजार किए बिना ही भाग गई। घेरे के पास खड़े तीनों ने भौहें सिकोड़ ली, उसे सोनिक की तरह तेजी से भागते हुए देखकर। ये पहली बार है जब मैं उसके साथ स्कूल जा रहा हूँ। ह्यूगो ने भौहें चढ़ाई। उसे अपने कमरे में आते देखना अच्छा लगेगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। उसे क्या हो गया है? स्लेटर बुदबुदाया। क्या वह नहीं चाहती कि उसके भाई उसे उसकी बिल्डिंग तक छोड़ दें? एटलस ने आंखें मूंद ली और सिर झुका लिया। क्या उसे हमारे साथ चलते हुए देखकर शर्म आ रही है? उसने अचानक कहा और फिर सहज भाव से ह्यूगो और स्लेटर की तरफ देखने लगा। स्लेटर और ह्यूगो ने भी एक दूसरे की ओर देखा और फिर एटलस की ओर। उसे मेरे साथ चलने में शर्म नहीं आएगी? स्लेटर ने जल्दी से अपना बचाव करते हुए कहा। तुम दोनों ही होने चाहिए। मुझसे? एटलस ने भौहें चढ़ाई। उसे मुझसे शर्मिंदगी क्यों होगी? क्योंकि अगर उन्हें पता चल गया कि तुम उसके भाई हो तो वे उससे बहुत उम्मीदें रखेंगे। एटलस ने अपना सिर एक तरफ झुकाया। क्या तुम्हारे सहपाठियों को तुमसे इसलिए ज्यादा उम्मीदें हैं क्योंकि तुम मेरे भाई हो? नहीं, मुझे लगता है तुम दोनों ही हो। वरना सना को कोई आपत्ति नहीं होगी अगर मैं उसके साथ चलूं। ह्यूगो ने थोड़े आत्मविश्वास से कंधे उचकाए। खैर, फिर मिलते हैं। इतना कहकर ह्यूगो ने आराम नहीं किया क्योंकि उसने सना को अपनी बिल्डिंग तक पहुंचते देख लिया था। एटलस ने आह भरी और उसी दिशा में चलने के लिए मुड़ा जिस दिशा में ह्यूगो गया था। इस बीच स्लेटर एक पल के लिए उसी जगह पर रुका रहा। उसे मुझसे शर्म क्यों आएगी? वह बुदबुदाया और फिर उसे याद आया कि उसका स्कूली जीवन कैसा था और उसे कैसे बहिष्कृत किया गया था। उसका चेहरा बिगड़ गया और फिर वह रूठ गया। लगता है मैं ही हूँ। स्लेटर भारी मन से अपनी इमारत की ओर घसीटता हुआ चला गया। अपनी कक्षा की ओर जाते हुए उसने अचानक गलियारे में कुछ छात्रों की खर्राटों और कुछ चटपटी टिप्पणियों की आवाज सुनी। ये वही है, सेक्शन डी का सबसे नीचे वाला। हाँ, अगली बार वह नीचे से खाने वाला नहीं बल्कि कीट का गुलाम होगा। रांची, जाने कैसे डेंटल इम्प्लांट आपकी मुस्कान को बेहतर बना सकते हैं। क्या पूर्वनिर्मित घर 2025 में आधुनिक जीवन को पुनर्परिभाषित कर सकते हैं? 2025 में 60 से अधिक आयु वालों के लिए उच्च ब्याज बचत खाते। कीथ ने बहुत अच्छा किया। स्लेटर ने ऊपर देखते हुए अपने होंठ दबा लिए क्योंकि उसने उन 3 लड़कों को पहचान लिया जो उस पर व्यंग्य कर रहे थे। ये लड़के कीथ के दूसरे सेक्शन के दोस्त थे। अरे स्लेटर, क्या ये सच है कि तुमने कीथ को चुनौती दी है और आगे बढ़ने की योजना बना रहे हो? बीच में बैठा लड़का उसकी तरफ बढ़ा। उसके हाथ जेबों में थे और उसका ब्लाउज खुला था जिससे अंदर उसकी सफेद कमीज दिखाई दे रही थी। स्लेटर के सामने रुककर उसने अपना सिर नीचे किया और एक क्रूर मुस्कान बिखेरी। देखो इस बेचारे को, अगर तुम ये बात न भी कहो तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम कीथ के गुलाम नहीं हो?
स्लेटर को अपने कंधे सिकुड़ते हुए महसूस हुए जब तीनों लड़कों ने उसे घेर लिया। जब लड़के ने अचानक उसका कंधा पकड़ लिया तो उसका शरीर अकड़ गया। तुम बेवकूफ! अरे! अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई दी और इससे पहले कि वे समझ पाते कि वह कौन है, बोलने वाले ने लड़के की छाती पकड़ ली और उसे दीवार पर पटक दिया। लड़का अचंभित रह गया, इससे पहले कि उसकी पीठ का दर्द उसके शरीर में समा जाए। तुम रास्ते में हो, हटो! स्लेटर की आंखें उस व्यक्ति पर टिक गईं जिसने संभावित बदमाशी को रोका था। जब उसने देखा कि वह मार्क था, जो उसका एक सहपाठी था और जिसे उसने अपराधी सुना था, तो उसकी भौहों के बीच गहरी रेखाएं उभर आईं। मार्क ने दूसरे सेक्शन के लड़कों को सहजता से नजरअंदाज किया और आगे बढ़ गया। छी! लड़का सिहर उठा और मार्क की पीठ पर तीखी नजरें गड़ा दी। वो साला! अगली बार मैं उससे हिसाब बराबर कर लूंगा। उसका अपना समय आएगा। चलो यहां से निकलो। इसके बाद उन्होंने जाने से पहले स्लेटर को एक घातक नजर से देखा। स्लेटर फिर से दालान में ही खड़ा रहा, फिर उसने अपने कदम फिर से बढ़ाने का फैसला किया। उसने राहत की सांस ली और फिर मुड़कर देखा तो जेम्स अपनी कक्षा से बाहर झांक रहा था, फिर गायब हो गया। वह सना को इसकी सूचना तो नहीं देगा, है न? इस बीच बिल्डिंग 1 में जब सना अपनी कक्षा में गई तो उसे सुबह का एक नाटक देखने को मिला जिसका उसे पिछले सप्ताह ही अंदाजा हो गया था। मेरा हार कहाँ है? इसे किसने चुराया? वहां उनकी कक्षा के अंदर पेट्रिसिया उनका पहला विषय शुरू होने से पहले ही बहुत गुस्सा दिखा रही थी। पब फ्यूचर विज्ञापन। अध्याय 77। टीचर, उसने मेरा सामान चुरा लिया। मेरा हार कहाँ है? इसे किसने चुराया? जब पेट्रिसिया के मुंह से चोरी शब्द निकला तो कक्षा में सभी एक दूसरे को अजीब तरह से देखने लगे। यहाँ ज्यादातर छात्र अमीर परिवारों से थे। ऐसा कौन करेगा? क्या ये गिन्नी थी? एक छात्र ने तुरंत नाम बताया। खैर, वह एक विद्वान छात्रा है और पेट्रिसिया हमेशा उस पर हमला करती है। एक और छात्र ने नाक भान सिकोड़ी। क्या यही उसका बदला लेने का तरीका है? हे भगवान, तुम्हारा क्या मतलब है कि पेट्रिशिया उसे परेशान कर रही है? पेट्रिशिया का परिवार अब गिन्नी की पढ़ाई का खर्च उठा रहा है क्योंकि स्कूल सिर्फ उसकी ट्यूशन फीस ही वहन करता है, उसका दैनिक भत्ता नहीं। ये सही है। अगर मिलर परिवार न होता तो गिन्नी अभी भी वह घिनौना घर का बना खाना खा रही होती। जैसे जैसे दबे छुपे आरोप धीरे धीरे तेज होते गए, अपनी मेज पर चुपचाप बैठी गिन्नी घबरा गई। उसने अविश्वास से अपनी सहपाठियों की तरफ देखा। मैंने नहीं, वह लगभग गिड़गिड़ाते हुए बुदबुदाए। हालांकि वह इसलिए चुप हो गई क्योंकि उसकी बाकी सहपाठी उसे घृणा से देख रही थी। स्कूल उसके जैसे लोगों को अपने स्कूल में कदम रखने की अनुमति क्यों देता है? मुझे अपनी माँ को इस बारे में बताना चाहिए। जब तुम्हारा सहपाठी चोर हो तो कौन पढ़ना चाहेगा? मैं अपनी माँ को भी बताऊंगा। छात्र छात्रों के साथ समस्या यह है कि सिर्फ इसलिए कि वे इस स्कूल में प्रवेश पाने के लिए पर्याप्त बुद्धिमान हैं, वे सोचते हैं कि वे हमारे जैसे ही हैं। ये है हमारे बेस्ट ऑफ ब्यूटी ब्रेकर थ्रू अवार्ड्स के विजेता हर ब्यूटी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। गिन्नी के कंधे कांप रहे थे, इस बात से डरकर कि आज के बाद उसे कितनी नफरत का सामना करना पड़ेगा। कक्षा की रानी मधुमक्खी द्वारा तंग किया जाना और पूरी कक्षा द्वारा बहिष्कृत किया जाना पहले से ही काफी कष्टदायक था, लेकिन जब सबने उस पर चोरी का आरोप लगाया तो उसके मन में स्कूल छोड़ने का विचार आया। वह इस नरक में कैसे रह सकती है? हाँ, क्या तुम सब पागल हो गए हो? जब गिन्नी मेरी दोस्त है तो वह मेरा सामान क्यों चुराएगी? सभी को आश्चर्य हुआ जब पेट्रिशिया, जिसे खुलेआम गिन्नी को नीचा दिखाने में कोई हिचकिचाहट नहीं थी, ने उसका बचाव किया। गिन्नी की भौहें ऊपर उठ गईं और उसने बड़ी बड़ी आंखों से पेट्रिशिया को देखा। क्या गिन्नी ने पेट्रिशिया की बात सही सुनी, या ये सिर्फ एक भ्रम था? इस समय गिन्नी को यकीन नहीं था। पेट्रिशिया विद्वान छात्रों के बारे में सबसे ज्यादा पूर्वाग्रही थी, इसी वजह से पेट्रिशिया की नजरें गिन्नी पर टिकी थीं। लेकिन अब पेट्रिशिया उसका बचाव कर रही थी। क्या दुनिया खत्म हो रही है? गिन्नी ही नहीं बल्कि पूरी कक्षा हैरान थी। उन्हें भी लगा कि कहीं उन्होंने कुछ गलत तो नहीं सुन लिया। पेट्रिशिया गिन्नी का बचाव कैसे कर सकती थी, या यूं कहें कि उसने गिन्नी को सिर्फ अपनी दोस्त कहा था। आखिर क्या हो रहा था? पेट्रिशिया ने अपनी बाहें पार करके कमरे में नजर दौड़ाई, तभी अचानक उसकी नजर एक छोटे से व्यक्ति पर पड़ी जो कोने में उसकी मेज पर जाने के लिए चल रहा था। उसने नाक भान सिकोड़ी। गिन्नी स्कूल वर्ष की शुरुआत से ही हमारे साथ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बस अब एक और छात्रा के आने के साथ ही कुछ गायब हो गया है। ये कहते ही क्लास की नजरें स्वतः ही सना की मेज पर चली गईं। सना अपनी मेज पर पहुंचकर उसके पास खड़ी हो गई और जब उसे लगा कि सबकी नजरें उस पर पड़ रही हैं, तो वह रुक गई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। जिन छात्रों ने तुरंत गिन्नी पर उंगली उठाई थी, उन्होंने तुरंत ही अपनी नाराजगी नए छात्र पर भी व्यक्त कर दी। पेट्रिसिया गलत नहीं है, एक सहपाठी ने कहा। गिन्नी भले ही गरीब हो, लेकिन नई छात्रा के आने तक कुछ भी गायब नहीं हुआ था। हे भगवान, क्या उन्होंने किसी चोर को यहाँ आने दिया? मुझे लगा कि वह ठीक है, लेकिन पता चला कि आप किसी किताब का मूल्यांकन उसके कवर से नहीं कर सकते। सबने सिर हिलाया और आह भरी। उनमें से किसी ने सना को वो घिनौनी नजर से नहीं देखा जो उन्होंने गिन्नी को देखा था। आखिरकार उन्हें सना इतनी नापसंद भी नहीं थी।
उन्हें वो थोड़ी प्यारी लगी, या यूं कहें कि सना कोई खास खतरा नहीं लग रही थी। गिन्नी, जो अब बच गई थी, ने सना की तरफ माफी मांगते हुए देखा। अगर उनकी बाकी सहपाठी जल्दी से अपना दोष दूसरे पर मढ़ देती तो गिन्नी को ठीक से पता था कि क्या हो रहा है। फिर भी न जाने क्यों उसे राहत महसूस हुई कि पेट्रिशिया को आखिरकार उसकी जगह कोई मिल गया। इस राहत से उसका पेट जरूर भर आया, लेकिन वह खुद को रोक नहीं पाए। नए आए हो सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार कर रही थी, तुम मेरा सामान कैसे चुरा सकते हो? पेट्रिशिया ने सना की तरफ उंगली उठाई। इसे अभी निकालो, यह हार मेरे भाई ने मुझे तोहफे में दिया है। पेट्रिशिया की आवाज में जो निश्चितता थी उसे देखकर सभी के चेहरे पर उदासी छा गई। सना बस पेट्रिशिया को सिर से पैर तक देखती रही। जब उसने पेट्रिशिया की उंगलियों पर लाल स्याही देखी तो उसके होंठ कुछ देर के लिए खड़े हो गए। तुम कुछ क्यों नहीं कर रही हो? पेट्रिशिया सना की तरफ से कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर बड़बड़ाए। सिर्फ बेवकूफों की तरह खड़े रहने से कुछ नहीं होगा, मुझे मेरा हार वापस दे दो। क्या हो रहा है? अचानक नीना की आवाज सुनाई दी, जो अभी अभी उनकी कक्षा में पहुंची थी। पेट्रिशिया ने उसकी तरफ देखा और नीना को पूरी बात समझाई। उसके बाद पेट्रिशिया ने सना को घूर कर देखा। पिछले हफ्ते मैं उस लड़की के साथ थोड़ी दयालु थी क्योंकि वो नहीं आई थी, लेकिन देखो उसने बदले में क्या किया। पेट्रिशिया ने चिढ़कर कहा, कैसी चोर है, इसे वापस दो। ये एक घुड़सवारी असली घोड़े की तरह सरपट दौड़ती और कूदती है। वृद्धों के लिए आवास विकल्पों हेतु एक व्यावहारिक मार्गदर्शिका। मस्सों को समझना, कारण, प्रकार और वैश्विक उपचार विकल्प। पेट्रिशिया अधीरता से सना की ओर पैर पटकती हुई गई और उसका बैग पकड़ लिया। बैग अभी भी सना के कंधों पर बंधा हुआ था, इसलिए जब पेट्रिशिया ने उसका किनारा पकड़ा तो सना थोड़ा मुड़ गई। मुझे अपना बैग दिखाओ, उतारो इसे। नहीं चाहती, सना ने बेजान भाव से कहा। हाथ मत लगाना। इससे आग और भड़क गई और पेट्रिशिया सना के बैग को और कसकर पकड़ गई। नहीं चाहिए, तुमने मेरी चीजें चुराई हैं और उन्हें छिपाकर रखना चाहती हो। मुझे दे दो, मुझे मेरा सामान वापस दो। पेट्रिशिया ने सना का बैग खींचा और उसे बहुत निराशा हुई, क्योंकि सना एक इंच भी नहीं हिली। फिर भी पेट्रिशिया ने एक बार फिर कोशिश की और खींचा, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो अकेले ही कोई बड़ा पत्थर खींच रही हो। उसकी जैसी दुबली पतली राजकुमारी इतनी स्वस्थ सना को कैसे हरा सकती थी? जब पेट्रिशिया गाड़ी खींच रही थी, सना ने जम्हाई ली। कक्षा अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन मैं अभी घर जाना चाहती हूँ। सना, नीना ने भौहें चढ़ाईं, लेकिन उसकी आवाज अब भी ऐसी थी मानो हर बार जब वो बोलती थी तो फरिश्ते गा रहे हो। मुझे पता है तुम बहुत सी चीजें पाना चाहते हो, लेकिन उन्हें चुराना ठीक नहीं है। बस पेट्रिशिया का सामान वापस कर दो, मुझे यकीन है कि उसे अपने माता पिता या स्कूल को इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सभी ने अपनी नजरें नीना की ओर घुमा ली और जल्दी से अपना सिर हिला दिया। नीना, हम जानते हैं कि तुम दयालु और समझदार हो, लेकिन यह ऐसी बात है जिसे तुम्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कोई दूसरे लोगों की चीजें चुरा रहा है। ये सही है, स्कूल को इसके बारे में पता होना चाहिए। यह इस ग्रेड का शीर्ष खंड है। भले ही पेट्रिशिया रिपोर्ट न करने का निर्णय ले, हम करेंगे। दोस्तों, नीना ने अपने होंठ दबाते हुए सना को परेशान नजरों से देखा। सना, जल्दी करो, बस इसे वापस कर दो और फिर बात बिगड़ने से पहले सबसे माफी मांग लो। बस कसम खाओ कि तुम फिर कभी चोरी नहीं करोगे। ये सुनकर भी सब शांत नहीं हुए। हालांकि वे नीना को दोष नहीं दे सकते थे क्योंकि वह हमेशा से दयालु और विनम्र रही थी। हालांकि बेनेट परिवार तेजी से सामाजिक सीढ़ी पर ऊपर चढ़ रहा था। जहां तक सना की बात है, उसने तो बस नीना की ओर भौहें चढ़ाईं, लेकिन उसने इसकी परवाह नहीं की। वापस दो, वापस दो, चो, पेट्रिशिया चिल्लाती रही। जितनी कोशिश करती, उसकी आवाज उतनी ही ऊंची होती जाती। उसी समय उनके कक्षा शिक्षक अंततः वहां पहुंचे और उन्होंने स्थिति देखी। क्या चल रहा है? इस बार पेट्रिशिया ने सना का बैग छोड़ दिया। वह हाँफ रही थी और पसीने से तरबतर होकर सना की तरफ उंगली उठा रही थी। टीचर, इसने मेरा सामान चुरा लिया। ये सुनकर उनके कक्षा अध्यापक ने तुरंत भौहें चढ़ा दी। अध्याय 78, साक्षी, सबूत नहीं। इस स्कूल में चोरी करना बहुत बड़ा शब्द माना जाता था, इसलिए जब होमरूम टीचर ने ये सुना तो उनके होंठ झट से झुक गए। और क्या, अभी बहुत सुबह थी और क्लास भी शुरू नहीं हुई थी, लेकिन ऐसा कुछ हो रहा था जो पहले कभी नहीं हुआ था। पेट्रिशिया, पहले शांत हो जाओ, कक्षा की शिक्षिका ने अपनी किताब मेज पर रखते हुए कक्षा के सामने आकर कहा। चोरी बहुत बड़ा शब्द है, मुझे बताओ कि असल में क्या हुआ था। एक बात। कमरे में सन्नाटा छा गया और शिक्षक ने कक्षा अध्यक्ष की ओर देखा। कोने में बैठी लड़की धीरे धीरे अपनी सीट पर उठी और स्थिति को विस्तार से समझाया। मैं समझ गई, कक्षा की शिक्षिका ने समझ में सिर हिलाया। उसने पेट्रिशिया की तरफ देखा और कहा, पेट्रिशिया, मुझे पता है कि तुम्हारी चीजें तुम्हारे लिए अनमोल हैं। मैं कह रही हूं कि हमारी सारी चीजें हमारे लिए अनमोल हैं और उन्हें खोना कोई सुखद एहसास नहीं है। फिर भी मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे पास ये साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत होंगे कि सना ने तुम्हारी कोई चीज चुराई है। एक गृह शिक्षिका के रूप में सुश्री सैनफोर्ड जानती थी कि ये सभी छात्र प्रभावशाली परिवारों से आते हैं। यदि नहीं, तो वे अन्य क्षेत्रों में, विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिभाशाली थे।
इसके बावजूद वे सभी को समान मानने की दृढ़ निष्ठा रखती थीं। पेट्रिशिया ने गुस्से में आकर फिर सना की तरफ इशारा किया। टीचर, और क्या साबित करना है? इस क्लास में चोरी का कोई मामला तब तक नहीं हुआ था जब तक वो यहाँ नहीं आई थी। मिस सैनफोर्ड ने भौहें चढ़ाईं। पेट्रिशिया, क्या तुमने यह नहीं सोचा कि तुम इसे कहीं और गिरा सकती थी? ऐसा कैसे हो सकता है? पिछले शुक्रवार को जब मैं घर आई तो मुझे पता चल गया था कि वह गायब है। मैं स्कूल से तुरंत घर गई और देखा कि मेरा हार गायब है। मैंने अपनी सर्विस चेक की, लेकिन वो वहां नहीं था। शिक्षक, एक छात्र ने बोलने की अनुमति लेने के लिए हाथ उठाया। पिछले शुक्रवार को मैंने सना को यहाँ ज्यादा देर तक रुकते देखा, जबकि सब लोग जा चुके थे। चूंकि पेट्रिशिया कभी कभी अपनी चीजें दराज में छोड़ देती है, इसलिए कोई भी उसे ले सकता है। सभी लोग भौहें सिकोड़कर छात्र की ओर देखने लगे। ये सच है, छात्र ने कहा। मैं अपनी दराज में कुछ भूल गया था, इसलिए वापस आया था, और सना अभी भी यहीं थी। पेट्रिशिया का चेहरा खराब हो गया और वह दहाड़ उठी। देखा टीचर, सबूत है। ये है हमारे बेस्ट ऑफ ब्यूटी ब्रेकथ्रू अवार्ड्स के विजेता। हर ब्यूटी एड्स बाय पब फ्यूचर। ये सबूत नहीं, बल्कि गवाह है, सना ने बुदबुदाते हुए कहा। जब पेट्रिशिया ने उसे घूरकर देखा तो उसके होंठ भींच लिए। मैं तो बस मदद करने की कोशिश कर रही हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे सुधारने की? पेट्रिशिया ने उपहास किया। मुझे मेरा हार वापस दो। गवाह की गवाही सुनकर कक्षा में निराशा लौट आए। अब उन्हें पूरा यकीन हो गया था कि सना ने ही पेट्रिशिया का हार चुराया था। जरा सोचो, पेट्रिशिया सना के पास आए और उसे एक तोहफा दिया। एक छात्र ने धीरे से कहा। क्या हो सकता है कि उसने वह तोहफा तब छीन लिया हो जब पेट्रिशिया व्यस्त थी? कुछ छात्रों ने एक दूसरे को इस स्पष्टता से देखा। ये सोचकर कि सना पूरी छात्रवृत्ति पर स्कूल आए है, उन्होंने तुरंत मान लिया कि वह गरीब है। और उनकी नजर में गरीब लोग बुरे काम करते ही हैं। काश उन्हें पता होता कि कभी कभी सबसे ज्यादा इंसानियत वाले लोग वही होते हैं जिनके पास सिर्फ दिल होता है। सना के बारे में हेडमास्टर की कही बातों को सोचकर मिस सैनफोर्ड की भौहें और गहरी हो गईं। उन्होंने पिछले शुक्रवार को भी सना से बात की थी ताकि उसका हालचाल जान सकें। और जहां तक उन्हें पता चला, सना उस किस्म की नहीं लग रही थी। सना, उसने पुकारा और सना के अपनी तरफ देखने का इंतजार करने लगी। क्या तुमने ले लिया? अपनी सहपाठियों की तीखी टिप्पणियों और तीखी टिप्पणियों के बावजूद सना सीधी खड़ी रही और अपनी ठुड्डी ऊपर उठाए रही। नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया टीचर। झूठी, पेट्रिशिया ने तुरंत जवाब दिया। टीचर, आप उससे कैसे पूछ सकते हैं कि उसने किया है? बेशक वह इनकार करेगी। पेट्रिशिया, यह एक बड़ा मामला है और जब तक ये साबित न हो जाए हम कोई फैसला नहीं सुना सकते, मिस सैनफोर्ड ने आह भरते हुए समझाया। हमें अभी भी जांच करनी होगी क्योंकि। और क्या जांच करनी है? अचानक दूसरे कमरे से एक और फैकल्टी स्टाफ कमरे में दाखिल हुआ। सब लोग दरवाजे की तरफ मुड़े तो देखा कि उनके विज्ञान शिक्षक अंदर आ गए हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। प्रवेश द्वार पर खड़े अधेड़ उम्र के शिक्षक श्रीमान एंडरसन, जो स्वभाव से ही चालाक थे, घमंड से अंदर आए। उन्हें देखकर मिस सैनफोर्ड की भौहें तन गईं। श्रीमान एंडरसन सबसे घमंडी शिक्षकों में से एक थे और वह उनसे सीनियर भी थे। वो वर्षों से स्कूल में पढ़ा रहे थे और उनसे इस कक्षा के शीर्ष खंड को संभालने की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन ये पद मिस सैनफोर्ड को मिल गया। दूसरे शब्दों में, श्रीमान एंडरसन और मिस सैनफोर्ड के बीच अच्छे संबंध नहीं थे क्योंकि वह उनके लिए मुसीबतें खड़ी कर रहे थे। मिस्टर एंडरसन, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उसने पूछा। मैं यहाँ तब आया जब मैंने शोरगुल सुना, मिस्टर एंडरसन ने आश्चर्य से कहा। सुश्री सैनफोर्ड और वहां मौजूद सभी लोग शोरगुल सुन सकते थे। आप इतनी छोटी सी बात को कैसे संभाल नहीं पा रही हैं और बात को हाथ से निकल जाने दे रही हैं? पेट्रिशिया थोड़ा शांत हुई, ये जानकर कि मिस्टर एंडरसन उसके पक्ष में है। मिस्टर एंडरसन, इस चोर ने मुझसे कुछ चुरा लिया है। तस्क तस्क। मिस्टर एंडरसन ने जीभ चटकाए और सिर हिलाया, अपनी नजरें सना पर और फिर होमरूम टीचर पर टिका दी। मिस सैनफोर्ड, मुझे पता है कि आप सालों से इस स्कूल में नहीं आई हैं, इसलिए मैं आपको दोष नहीं देता कि आपको इस तरह की चीजों से निपटना नहीं आता। मिस्टर एंडरसन, यह मेरी कक्षा है। मिस सैनफोर्ड ने अपने बढ़ते गुस्से को रोका। यह आपकी कक्षा है, लेकिन आप में इस स्थिति को संभालने की क्षमता साफ तौर पर नहीं है। हालांकि मैं आपको दोष नहीं देता, ये पहली बार है जब आप होमरूम शिक्षक बने हैं। मिस्टर एंडरसन ने जोर से कहा। हर कक्षा में होमरूम शिक्षकों की नियुक्ति एक खास वजह से होती है, ताकि हम प्रशासन के सामने मामला उठाए बिना ही मामले को सुलझा सकें। लेकिन एक वरिष्ठ संकाय सदस्य होने के नाते मैं इस स्थिति में मदद करूंगा। मिस्टर एंडरसन ने उदारता से घोषणा की, मानो वह उस पर कोई एहसान कर रहे हो। तुम अपना बैग निकालो और अपना सारा सामान दिखाओ। मिस्टर एंडरसन अंदर आए और लापरवाही से अपना हाथ वाला पंखा कक्षा अध्यक्ष की ओर तान दिया। अध्यक्ष महोदय, जाकर उसका बैग देखिए। ओह, कक्षा अध्यक्ष ने अपनी सीट से उठने से पहले अपनी कक्षा की शिक्षिका की ओर देखा। दूसरी ओर सना चुपचाप मिस सैनफोर्ड को देख रही थी। मिस सैनफोर्ड अपमानित और अनादरित लग रही थी, लेकिन चूंकि मिस्टर एंडरसन उनके सीनियर थे और पहले से ही यहाँ मौजूद थे, इसलिए उन्होंने कोई बहस नहीं की। शिक्षकों के बीच बहस ऐसी चीज है जिसे छात्रों को नहीं देखना चाहिए।
मिस सैनफोर्ड ने सना को चिंतित और क्षमा प्रार्थी भाव से देखा, लेकिन सना बस मुस्कुरा दी। मिस सैनफोर्ड अपनी भौहें सिकोड़ने से खुद को रोक नहीं पाई। मुझे हमेशा से मिस सैनफोर्ड पसंद रही है। चिंता मत करो, मैं तो बस उन्हें अपनी कब्र और गहरी खोदने दे रहा हूँ। सना, तुम्हारा बैग। कक्षा अध्यक्ष सना के पास खड़ी थी, उनका स्वर दृढ़ था। हमें तुम्हारे बैग की जांच करनी है। सना ने सिर हिलाया, लेकिन फिर मिस्टर एंडरसन की तरफ मुंह करके खड़ी हो गई। मैं आपको दिखा दूंगी कि मेरे बैग में क्या है, लेकिन मिस्टर सैनफोर्ड, अगर मैं साबित कर दूं कि मैंने कुछ नहीं चुराया, तो आरोप लगाने वाले को क्या सजा मिलेगी। अध्याय 79, 10 कदम आगे। मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरे बैग में क्या है, लेकिन श्रीमान सैनफोर्ड, यदि मैं ये साबित कर दूं कि मैंने कुछ नहीं चुराया है, तो आरोप लगाने वाले को क्या परिणाम भुगतने होंगे। पूछने पर सना की आवाज मासूम और मीठी थी, लेकिन एक पल के लिए सबकी आंखें नम हो गईं, क्योंकि अब तक उनके दिमाग में यह बात नहीं आई थी। सबको पूरा यकीन था कि सना ने ही गवाहों के सामने उसे चुराया है, और तो और हर चीज उसकी तरफ इशारा कर रही थी। मिस सैनफोर्ड ने आह भरी, क्योंकि मिस्टर एंडरसन के अंदर आने से पहले वह यही सोच रही थी। चोरी एक बड़ा मामला था और इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए था। इसलिए वह चाहती थी कि पेट्रिशिया शांत हो जाए, क्योंकि अगर पेट्रिशिया ने उसे यूं ही गलत जगह रख दिया, तो उसे एक निर्दोष छात्र पर आरोप लगाने के परिणाम भी भुगतने पड़ेंगे। हाँ, मिस्टर एंडरसन ने चिढ़कर कहा, क्या तुम अब भी यही कह रहे हो कि तुम निर्दोष हो, जबकि सारे सबूत तुम्हारी ओर इशारा कर रहे हैं। मिस्टर एंडरसन, प्रत्यक्षदर्शियों ने सिर्फ पेट्रिशिया को कक्षा में मेरा स्वागत करने के लिए मेरे पास आते देखा, लेकिन किसी ने मुझे उससे कुछ छीनते नहीं देखा। और यह भी कि जिस एक प्रत्यक्षदर्शी ने मुझे पिछले शुक्रवार को कक्षा में देखा था, उसने मुझे पेट्रिशिया की मेज के पास कहीं नहीं देखा। सना ने भौहें चढ़ाई, जबकि सबकी भौहें तन गईं। प्रत्यक्षदर्शी ने अपना सिर पीछे खुजाते हुए कहा, यह सच है। मैंने उसे केवल कक्षा में देखा था, लेकिन वह अपनी मेज पर ही थी। फिर भी इससे सना का नाम साफ नहीं हुआ। क्या तुम कह रहे हो कि चोर तुम नहीं, कोई और हो? पेट्रिशिया बड़बड़ाए, असंभव, तुम अभी भी मोलभाव क्यों कर रहे हो? अगर तुम सचमुच निर्दोष हो तो बस अपना बैग या अपनी मेज दिखाओ। सना, अगर तुम बेकसूर हो तो हमें पता चल जाएगा कि वो अंदर तो नहीं है, नीना ने चिंता से कहा। और तो और तुम यहाँ सबका समय बर्बाद कर रही हो। हमें पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन हम नहीं कर पा रहे क्योंकि तुम टालती रही। नीना की बात सुनकर छात्रों के चेहरे काले पड़ गए। ये सच है, अब हमारी कक्षा शुरू हो जानी चाहिए, लेकिन वह सबका समय बर्बाद कर रही है। अगर वह टालमटोल भी करती है तो क्या उसने सोचा था कि वह स्थिति को बचा लेगी? वाह, कितनी बेशर्मी है। These are the winners of our Best of Beauty Breakthrough Awards. Her Beauty. पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। खैर, मैं सबका समय बर्बाद नहीं कर रही हूँ। आखिरकार मुझे ही बदनाम किया जा रहा है। ये बदनामी है, और अगर मैं अपना नाम साबित भी कर दूं तो भी आरोप लगने का भावनात्मक तनाव मेरी पढ़ाई पर असर डाल सकता है। मुझे यकीन है कि अगर हेडमास्टर को पता चलेगा कि उनके एक छात्र पर गलत आरोप लगाया गया है और आरोप लगाने वाला बिना किसी सजा के बच निकला है, तो वह ऐसा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस बात सना का स्वर और भी दृढ़ हो गया और उसने सीधे मिस्टर एंडरसन की ओर देखा। मिस्टर एंडरसन, चूंकि आप एक वरिष्ठ शिक्षक हैं, इसलिए हेडमास्टर को आप पर पूरा भरोसा है कि आप इस मामले को प्रशासन तक पहुंचने से पहले ही निपटा देंगे। मिस्टर एंडरसन का चेहरा सना को सिर से पैर तक देखते हुए बिगड़ गया। उसके पास अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं था, है ना? अगर हार सना के बैग में नहीं भी था, तो भी यह साबित नहीं होता कि उसने ऐसा नहीं किया। चूंकि घटना पिछले हफ्ते हुई थी, इसलिए वह मन ही मन ये तर्क दे सकता था कि शायद वह उसे स्कूल नहीं लाई होगी। दुखी पेट्रिशिया मिले की ओर देखते हुए मिस्टर एंडरसन ने अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई। मैं उन्हें निराश नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने मिले के बच्चों का ट्यूटर बनने के लिए आवेदन किया है। इसमें हेडमास्टर का दखल जरूरी नहीं है। बेशक अगर मिस मिले गलत साबित हुई तो उन्हें सजा मिलेगी। मिस्टर एंडरसन ने पेट्रिशिया को एक अर्थपूर्ण नजर से देखते हुए कहा। उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। पेट्रिशिया ने नाराजगी से भौहें चढ़ाईं, लेकिन मिस्टर एंडरसन को आश्वस्त करने वाली नजर से देखकर वह शांत हो गई। डरने की कोई जरूरत नहीं है, उसके पास है, क्योंकि पेट्रिशिया ही थी जिसने आज सुबह सुबह सना की दराज में हार रखा था। आखिरकार वह इसी के लिए तो स्कूल रोजाना से पहले आई थी। अनुशासनात्मक कार्रवाई, सना ने समझते हुए सिर हिलाया। बुरा नहीं है। 13 साल की होने के नाते इस तरह के नतीजे पहले से ही भारी थे। यह उसका पहला अपराध था, इसलिए उसे उम्मीद थी कि यह हल्का होगा। आखिरकार सना का मकसद सजा देना नहीं था, बल्कि पेट्रिशिया को बदनाम करना था, इसलिए अगली बार जब वह ऐसा करेगी तो उसकी विश्वसनीयता उतनी मजबूत नहीं होगी जितनी पहले थी। ठीक है, सना मुस्कुराए और क्लास प्रेसिडेंट की तरफ मुड़ी। प्रेसिडेंट, यह मेरे बैग में नहीं है। ये तो हमें तय करना है। अपना बैग उतारो। सना ने सिर हिलाया। यह मेरी मेज पर है। एड्स बाय पब फ्यूचर। पब फ्यूचर एड्स। हम देखो, ये वहां होना चाहिए। सना ने आग्रह किया और अपनी मेज की ओर इशारा किया। हाँ, तो तुमने इसे चुराया था, है ना? मिस्टर एंडरसन बड़बड़ाए, जबकि सना कक्षा अध्यक्ष को रास्ता देने के लिए एक तरफ हट गई।
उनके सभी सहपाठियों ने भी सना को घूरा क्योंकि उनके लिए यह एक तरह का इकबालिया बयान था। मिस सैंडरफोर्ड भी भौचक्की रह गईं, लेकिन बाकी सबके उलट वह सना की योजनाओं से उलझन में थी। क्या ये हार है? कक्षा अध्यक्ष ने हार को ऊपर उठाया। यही है, यह मेरा हार है, पेट्रिसिया चिल्लाई और सबकी भौहें और भी गहरी हो गईं। उसने इसे चुराया था। हे भगवान, मैं अब इस कक्षा में सुरक्षित महसूस नहीं करता। एक चोर अपने किए पर गर्व कैसे कर सकता है? वह सचमुच बेशर्म है। ये सारी दबी हुई बातें सुनकर नीना ने इधर उधर देखा और अपने निचले होठों को काट लिया। अंदर ही अंदर वह इस घटनाक्रम से बेहद संतुष्ट थी। उसे यही सजा मिली, नीना मन ही मन व्यंग करती हुई बोली। खैर, अगर उसने ऐसा नहीं भी किया तो भी मेरी जिंदगी चुराने के लिए वो चोर है। मैं अपने भाइयों और अपने माता पिता को जरूर बताऊंगी। हाँ, देखते हैं कि क्या वे अब भी तुम्हें अपनी प्यारी बेटी समझते हैं। पुरुषों को क्यों पसंद है सुडौल महिलाएं? वजह आपको जाननी चाहिए। लेजर बेली फैट हटाने की लागत कितनी है? क्या भारत में दंत प्रत्यारोपण एक दीर्घकालिक विकल्प हो सकता है? बस, मिस्टर एंडरसन भड़क उठे। तुम जल्दी से मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें खुद सजा दूंगा। तुम दूसरों का सामान कैसे चुरा सकते हो, है ना? क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपनी बुरी परवरिश यहाँ ला सकते हो? जैसे ही मिस्टर एंडरसन के मुंह से ये शब्द निकले, कक्षा अध्यक्ष ने अपनी उंगलियों पर एक अजीब सा रंग देखा। ये क्या है? उसने हार को गौर से देखा और पाया कि हार पर भी उसी लाल रंग के अवशेष थे। ये कैसी गंध है? कक्षा अध्यक्ष ने हार सूंघा। इसमें स्याही जैसी गंध आ रही है। मुझे खुशी है कि आपने ध्यान दिया। सना मुस्कुराए और स्मार्ट दिखने के लिए अपने काल्पनिक चश्मे को झुकाने का नाटक किया। टीचर, मैं पिछले शुक्रवार इसलिए रुकी थी क्योंकि मैं अपनी दराजों को सुंदर दिखाने के लिए सजा रही हूँ। इसलिए जब मेरी सहपाठी ने मुझे देखा तो मैं अपनी दराजों पर स्याही से रंग लगा रही थी। सभी लोगों ने अपनी भौहें सिकोड़ ली जबकि मिस्टर एंडरसन उपहास कर रहे थे। तो क्या हुआ अगर तुमने यही किया? उसने व्यंग्य किया। इससे यह बात नहीं बदलती कि तुमने पेट्रिशिया का हार चुराया था। मिस्टर एंडरसन, मैंने इसे नहीं चुराया। मिस प्रेसिडेंट, मुझे अफसोस है कि आपके हाथ अब दागदार हो गए हैं, लेकिन चून की बात यहाँ तक पहुँच चुकी है, क्या आप कृपया मेरी मेज और दराजों की जांच कर सकती हैं? इसे बेहतर ढंग से देखने के लिए टॉर्च का इस्तेमाल किया, सना ने पूछा और प्रेसिडेंट ने सिर हिला दिया। कक्षा अध्यक्ष ने एक कक्षा अधिकारी को बुलाया और वे तुरंत मदद के लिए आ गए। उन्होंने कुर्सी हटाई और दराजों पर रोशनी डाली ताकि अध्यक्ष निरीक्षण कर सके। कक्षा अध्यक्ष ने अपनी भौहें सिकोड़ ली क्योंकि उसने कुछ देखा था। मिस प्रेसिडेंट, आपने क्या देखा? सना ने पूछा और राष्ट्रपति ने उसकी ओर देखा। अंदर कुछ और चीजें थीं। और उनकी स्थिति से वहां कोई लाल स्याही नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें बिना हिलाए ही रंग दिया गया हो, इसलिए उनके नीचे कोई स्याही नहीं थी। सना ने संतोष से सिर हिलाया। उस जगह के बारे में क्या ख्याल है जहां हार रखा था? राष्ट्रपति ने फिर नीचे देखा तो उन्हें अपना ही फिंगरप्रिंट दिखाई दिया। ये देखकर उन्हें सना की बात तुरंत समझ आ गई। जहां मुझे ये मिला वहां स्याही है, उसने कहा और पूरी कक्षा चुप हो गई। लगता है किसी ने इसे वहीं रख दिया है। सभी लोग भ्रमित थे, यद्यपि उन्होंने बातचीत को समझ लिया था। दूसरी ओर सना ने संतुष्टि से सिर हिलाया। पेट्रिसिया, क्या तुमने अपना हाथ देखा है? पेट्रिशिया का हाथ, कक्षा में किसी ने धीरे से कहा और सबकी नजरें पेट्रिशिया के हाथ पर टिक गईं। उन्होंने तुरंत उसके हाथ के पिछले हिस्से पर और उसकी उंगलियों पर लाल स्याही देखी। उसकी स्कर्ट पर भी लाल स्याही लगी थी और ब्लाउज के हेम पर भी। पेट्रिसिया ने जल्दी से अपने हाथ की ओर देखा और उसका रंग तुरंत पीला पड़ गया। मुझे आश्चर्य है, सना ने अपनी ठुड्डी थपथपाते हुए गुनगुनाया। पेट्रिशिया, तुम्हारे हाथ में ये स्याही कैसे आई? क्या तुमने मेरी चीजों को छुआ? या क्या तुम वही चोर हो जिसकी हम सब तलाश कर रहे थे? पब फ्यूचर एड्स। अध्याय 80, समस्या हल हो गई। या क्या तुम वही चोर हो जिसे हम सब ढूंढ रहे थे? कमरे में सांस रोक देने वाला सन्नाटा छा गया। मैं नामुमकिन, शायद मुझे तब पता चला जब मैं तुम्हारा बैग खींच रही थी, पेट्रिशिया ने अचानक कहा, लेकिन उसकी आवाज में गहरी चिंता थी। सही कहा, तुमने खुद को बचाने के लिए जानबूझकर ऐसा किया था, है ना? बिल्कुल सही, मिस मिले ऐसा कैसे कर सकती हैं? मिस्टर एंडरसन ने तुरंत बचाव किया। यही तो तुम्हारी शुरू से ही योजना रही होगी। तुम खुद को बचाना चाहते हो, ऐसा दिखाकर कि मिस मिले तुम पर आंख मूंदकर इल्जाम लगा रही हैं। मेरे साथ आओ, चालाक लड़की। मिस्टर एंडरसन सना के पास झपटे और उसकी बांह पकड़ ली। क्या तुम्हें लगता है कि ऐसा कुछ होगा? मिस्टर एंडरसन तब रुके जब किसी और ने उनकी कलाई पकड़ ली। मिस्टर एंडरसन, मेरी कक्षा में आना तो मैं नजरअंदाज कर सकता हूँ, लेकिन अपने छात्रों के नाम पुकारना और यहाँ तक कि शिक्षक का कोड भूल जाना भी नहीं। मिस सैनफोर्ड दांत पीसते हुए गुस्से से उबल पड़ी और मिस्टर एंडरसन की उस प्रतिक्रिया पर अपना गुस्सा रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी जो न सिर्फ सना और पेट्रिशिया के प्रति बल्कि दूसरे छात्रों के प्रति भी थी। मिस सैनफोर्ड, मैं आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। शुक्रिया, लेकिन नहीं, यह मेरी कक्षा है, इसलिए कृपया सना को जाने दो। मिस सैनफोर्ड ने हर शब्द पर जोर दिया। उन्होंने उसे धमकी नहीं दी, लेकिन उनके लहजे में ही संदेश साफ था।
मिस्टर एंडरसन का चेहरा बिगड़ गया और उन्होंने सना को जाने देने से पहले मिस सैनफोर्ड को एक द्वेषपूर्ण नजर से देखा। मिस सैनफोर्ड, ये साफ तौर पर इस बच्ची की साजिश है। वह पकड़ी गई थी इसलिए खुद को इस स्थिति से बचाने की कोशिश कर रही है, और ऐसा करने का उसका तरीका अविश्वसनीय है। मिस सैनफोर्ड का दिल गुस्से से सिकुड़ गया। एक बड़ा आदमी किसी बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकता है? मिस्टर एंडरसन, चूंकि आप अभी भी मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, तो क्या मैं आपको अपना सबूत दे दूं? सना की आंखों पर बर्फ की एक परत जम गई जब उसने इस दयनीय वयस्क की ओर देखा। वह मिस्टर एंडरसन को कभी नहीं भूल पाएगी क्योंकि एक तरह से सना के दयनीय स्कूली जीवन में उनका भी अच्छा खासा योगदान रहा है। जब भी सना पर कोई आरोप लगता या नीना सच को तोड़ मरोड़ कर पेश करती तो वह सच्चाई जानने में कोई दिलचस्पी लिए बिना तुरंत किसी का पक्ष ले लेते। उन्हें बस इस बात में दिलचस्पी थी कि किसकी जेब ज्यादा भारी है या किसका परिवार ज्यादा प्रभावशाली है। These are the winners of our Best of Beauty Breakthrough Awards. Her Beauty. Ads by Pub Future. सबूत। मिस्टर एंडरसन ने भौहें चढ़ाई जबकि सभी ने भौहें सिकोड़ ली। सना, क्या तुम्हारे पास अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए सबूत है? मिस सैनफोर्ड ने पूछा और सना ने सिर हिला दिया। शिक्षक, जब मैं यहाँ आई तो मैंने प्रधानाध्यापक को बताया कि मेरे पिछले स्कूल में मुझे बहुत तंग किया जाता था। इस वजह से मुझे चिंता थी कि यहाँ भी कुछ ऐसा ही होगा। सना ने अपनी डेस्क की ओर जाते हुए बड़े प्यार और स्पष्टता से बताया। सना ने स्याही न लगने देने की सावधानी से दराज से छोटा सा डिब्बा निकाला। उसे खोलकर उसने उसमें से एक पेन निकाला और उन्हें दिखाया। चूंकि मिस्टर एंडरसन को मेरी बात पर यकीन नहीं है, इसलिए मुझे खुशी है कि मैंने कुछ अतिरिक्त एहतियात बरते हैं ताकि अगर ऐसा कुछ हो जाए तो मैं उसे संभाल सकूं। मिस्टर एंडरसन, यह एक रिकॉर्डिंग पेन है जिसके अंदर एक छोटा कैमरा है। क्या हमें इसे बजाकर देखना चाहिए कि असली चोर कौन था? सना की आवाज पूरी कक्षा में गूंज उठी, जिसमें स्पष्टता और आत्मविश्वास था, फिर भी उसमें जरा भी अहंकार नहीं था। उनके सहपाठी उसकी कलम और सना के बीच आंखें घुमाते हुए दंग रह गए। यहां तक कि नीना भी कुछ पल के लिए सन रह गई। तुम क्लास में ऐसी चीजें ला रहे हो? पेट्रिशिया बड़बड़ाई, क्योंकि उसे खुद को बचाना था कि कहीं सना जो कह रही थी वो सच तो नहीं था। क्या तुम्हें पता है कि इसकी इजाजत नहीं है? कौन जाने तुम चुपके से क्या रिकॉर्ड कर रहे हो। लेकिन हमें फोन रखने की इजाजत है जब तक हम उनका इस्तेमाल नहीं करते, सना ने शांति से जवाब दिया। क्या आप सबको बता सकते हैं कि वे अपने फोन साथ न रखें क्योंकि वे भी कुछ रिकॉर्ड कर सकते हैं? क्या आप भी अपना फोन हर समय साथ नहीं रखते? पेट्रिसिया की सांसें अटक गईं जब उसकी कांपती आंखें अपने सहपाठियों पर पड़ीं। इस बार सभी के चेहरे पर उदासी छा गई क्योंकि उसका तर्क बेतुका था। वह एक कदम पीछे हटी और जल्दी से मिस्टर एंडरसन की तरफ देखा। उसे बहुत निराशा हुई जब मिस्टर एंडरसन भी पीले पड़ गए थे। उसे पूरा यकीन था कि वह इस मामले को पलट सकता है, लेकिन ठोस सबूतों के सामने वह पक्षपाती ही लगेगा। ये लो मरी, उसके पास तो ये सब पहले से ही है, लेकिन वह हमें लगातार बकबक करने देती है ताकि हमें यकीन हो जाए कि वही अपराधी है। सना, मिस सैनफोर्ड ने धीरे से पुकारा। कैसा रहेगा? जैसे ही मिस सैनफोर्ड बोल रही थी, उन्होंने अचानक मिस्टर एंडरसन को चिल्लाते सुना। मिस मिलर, मिस्टर एंडरसन की तेज प्रतिक्रिया की बदौलत वे पेट्रिसिया के शरीर को जमीन पर गिरने से पहले ही पकड़ पाए। मिस मिलर, हे भगवान, वह बेहोश हो गई। मिस्टर एंडरसन ने पेट्रिशिया को गोद में उठाया और सना को घूरा। सना, अगर तुमने हार नहीं चुराया होता तो तुम शुरू में ही बता सकती थी। मिस मिलर बहुत तनाव में थी और तुमने उसे जाने भी नहीं दिया। देखो क्या हुआ। हालांकि मैंने कहा था कि मैंने ऐसा नहीं किया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। यह मामला सुलझ गया है। हार मिल गया है और जिसने भी इसे वहां रखा है वह शायद छात्रों और शिक्षकों के बीच कलह पैदा करना चाहता है। श्री एंडरसन ने जल्दी से सब कुछ गुप्त रखना जारी रखा, लेकिन ये सब के लिए एक चेतावनी है। अगली बार ऐसा हुआ तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। अपनी बात कहने के बाद मिस्टर एंडरसन जल्दी से पेट्रिसिया को अस्पताल ले गए। मिस सैनफोर्ड थोड़ा घबरा गईं और उनके पीछे दौड़ पड़ी, लेकिन जाने से पहले उन्होंने कक्षा की ओर देखा और कहा, कक्षा अध्यक्ष, कार्यभार संभालिए। अपनी पुस्तक में पृष्ठ 209 का उत्तर दीजिए। दिन के अंत में उन्हें जमा कर दीजिए। ये कहकर मिस सैनफोर्ड मिस्टर एंडरसन के पीछे चली गई क्योंकि पेट्रिशिया भी उनकी छात्रा थी। उनकी कक्षा की शिक्षिका होने के नाते उन्हें ये जानना था कि पेट्रिशिया ठीक रहेगी या नहीं। जब वे चले गए तो जो कुछ भी सुनाई दिया वह गहन मौन था। सना ने सन्नाटे पर ध्यान नहीं दिया और संतुष्टि से मुस्कुरा दी। जब वह मुड़ी तो उसकी भौहें ऊपर उठ गईं क्योंकि उसकी सभी सहपाठी उसे देख रही थीं। वह मुस्कुराए और कक्षा अध्यक्ष को घूरने लगी। एक गुलाबी रुमाल निकालकर उसे थमा दिया। अध्यक्ष महोदय, स्याही के लिए माफ कीजिए। ओह, कक्षा अध्यक्ष ने अचानक मौजूदा चूक पर ध्यान दिया और सहज भाव से सना का रुमाल स्वीकार कर लिया। कोई बात नहीं, ये भूमिका का हिस्सा है। उसकी आवाज में मित्रतापूर्ण भाव सुनकर, जो पहले जैसा नहीं था, सना प्रसन्न हुई। समस्या हल हो गई। शाबाश खुद। सना खुशी खुशी अपनी सीट पर बैठ गई और मिस सैनफोर्ड द्वारा छोड़ा गया काम करने के लिए अपनी किताब निकाल ली। इस बीच क्लास में सब अभी भी संभले नहीं थे।
सबकी नजरें सना पर गड़ी रहीं, कुछ तो मुंह खोले खड़े रहे। 20 मिनट में जो कुछ हुआ उसके बाद सना ने न तो शेखी बघारी और न ही कुछ कहा, बल्कि ऐसे आगे बढ़ गई मानो कुछ हुआ ही न हो। जब बाकी लोग सना के बारे में अपनी राय बना रहे थे, गिन्नी पूरी तरह से विस्मित थी। उसने सना की ओर समान रूप से आश्चर्य, प्रशंसा और अपराधबोध से देखा। अगर उस पर ही आरोप लगाया गया होता तो गिन्नी पहले ही मार्गदर्शन कार्यालय पहुंच चुकी होती। लेकिन सना ने न केवल अपनी बेगुनाही साबित की, बल्कि उसने ये काम पूरे आत्मविश्वास और साहस के साथ किया। मैं भी उसकी तरह बनना चाहता हूँ।